सोचो कि तुम एक 5 या 6 साल के बच्चे हो और तुम एक ऐसे घर में रहते हो जहाँ पे तुम्हारी केयरटेकर तुम्हारा बहुत ध्यान रखती है और तुम्हारे साथ तुम्हारे बहुत सारे भाई बहन भी ऐसे ही रहते हैं और यहाँ तुम्हें अच्छी पढ़ाई दी जा रही है, अच्छे कपड़े दिए जा रहे हैं और अच्छा खाना दिया जा रहा है। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी होने वाली है, लेकिन सच्चाई में तुम यहाँ पे सिर्फ खुद को ट्रेन नहीं कर रहे हो, तुम असल में डीमंस के खाना बनने वाले हो। और ये बात तुम्हें पता चल जाए जब तुम 11 साल के हो जाओगे तो तुम क्या करोगे? वेल, यही स्टोरी हमारे मेन कैरेक्टर एमा, नॉर्मन और रे की, जिन लोग के साथ एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि ये लोगों ने आगे क्या किया। तो स्टोरी के शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि छोटी एमा गेट के पास खड़ी होती है और वो रे और नॉर्मन से बात कर रही होती है और वो उनसे पूछती है कि तुम्हें पता है कि इस गेट के उस साइड पे क्या है? हमें कहा जाता है कि जब हम बड़े होंगे तो हमारे नए पेरेंट्स आएंगे और वो लोग हमें इस गेट के उस साइड लेके जाएंगे। तो बाहर की दुनिया असल में कैसी है हमें ये पता ही नहीं है। तभी रे बोलता है कि बाहर की दुनिया कैसी भी हो, हमें उसके बारे में अभी नहीं सोचना चाहिए, पहले हमें अभी बड़े होने पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि इसी ऑर्फनेज में सारे बच्चे सो रहे होते हैं और सुबह के टाइम पे जब सब उठते हैं तो सबके गले के ऊपर मल्टीपल टाइप्स के नंबर लिखे होते हैं, जैसे कि इन लोग के किसी ने कुछ कोडिंग करके रखा हो। और तभी हमें कैलेंडर पे दिखाते हैं कि डेट होता है 12 अक्टूबर 2045 और इस डेट पे लिखा होता है कोनी करके। इसके बाद सारे के सारे बच्चे उठ के खेलते हैं, मस्ती मजाक करते हैं और एमा भी सबके साथ खेल रही होती है। मीनवाइल रे और नॉर्मन ये दोनों अपना काम कर रहे होते हैं। तभी हमें मालूम पड़ता है कि एमा, नॉर्मन और रे तीनों 11 साल के हो चुके हैं और ये लोग सबसे बड़े हैं इस घर में। उसके बाद यहाँ पे आती है इस घर की केयरटेकर इजाबेला, जो यहाँ पे आने के बाद एमा के ऊपर हंसती है क्योंकि रे ने उसका मजाक उड़ाया होता है। और इजाबेला इस एनिमे की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स है। उसके बाद सारे के सारे बच्चे बैठ के खाना खाते हैं और तब हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ पे टोटल 38 बच्चे होते हैं। उस वक्त वापस से कैमरा जूम होता है सारे के सारे बच्चों के गले के ऊपर और उन सब के गले पे नंबर्स लिखे होते हैं। इसके बाद सारे बच्चे अपना अपना ट्रेनिंग देते हैं और सब लोग मल्टीपल एग्जाम देते हैं और पढ़ाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये लोग बारकोड क्यों स्कैन कर रहे थे? क्या ये लोग मतलब वॉलमार्ट के अंदर एम्प्लॉयज बनने वाले हैं? मुझे नहीं पता। इसके बाद हमें मालूम पड़ता है कि टॉप 3 पे वापस से हम हमारे तीनों हीरोज ही आए हैं, एमा, रे और नॉर्मन। तो ये सब सुन के हमारा ये डार्क बंदा थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि चलो अभी मैं तुम लोग को हराऊंगा पकड़ा पकड़ी गेम में। तो उसके बाद नॉर्मन के ऊपर सबको पकड़ने का चांस आता है। फिर नॉर्मन सबको पकड़ने के लिए भागता है और सारे के सारे बच्चे उसे छुप रहे होते हैं। नॉर्मन जंगल में जाके एक एक करके बच्चों को पकड़ता रहता है। तभी हमें दिखाते हैं कि हमारा ये जो डार्क बॉय है इसका नाम असल में डॉन होता है और ये गुड़िया वाली लड़की के साथ बैठा होता है। तभी गुड़िया वाली लड़की से बात करते करते इसको नॉर्मन पकड़ लेता है। उसके बाद नॉर्मन ने लगभग सबको पकड़ लिया होता है, बस एमा बची होती है। तो नॉर्मन एमा को पकड़ने के लिए भाग रहा होता है क्योंकि उनका टाइम खत्म हो रहा होता है। तभी वो देखता है कि एमा वहां से भाग चुकी है। तो नॉर्मन उसका पीछा करता रहता है और वो जगह जगह चलता रहता है, लेकिन फिर भी वो एमा को ढूंढ नहीं पाया। तो नॉर्मन क्या करता है, वो गिरने की एक्टिंग करता है और एमा तुरंत पेड़ पे से कूद के नॉर्मन को बचाने के लिए आती है। तभी नॉर्मन बोलता है कि एमा तुम कितनी कमजोर हो, तुम्हें हमेशा ये दिखता है कि तुम्हारे जो भाई बहन है वो लोग खतरे में है, इसलिए तुम उन्हें पकड़ने के लिए भाग जाती हो और उसी वजह से तुम पकड़ी गई हो। तुम्हें ये देखना चाहिए कि सामने वाला इस चीज का तुम्हारा फायदा भी उठा सकता है। इसके बाद एमा रे से पूछती है कि मैं हमेशा हार क्यों जाती हूँ, नॉर्मन मुझे हमेशा टाइम पे कैसे पकड़ लेता है। तो तभी रे बोलता है क्योंकि तुम एक गधी हो। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि हमारा डॉन भाई बोलता है कि सुनो अभी इस बार सबके ऊपर दाव रहेगा पकड़ने का और हम सब मिलकर पकड़ेंगे नॉर्मन को। फिर ऐसे इनका गेम स्टार्ट होता है। तो इस वक्त नॉर्मन भाग रहा होता है इन सबसे और ये लोग नॉर्मन को पकड़ने के लिए घूम रहे होते हैं। और तभी हमें दिखाते हैं कि हमारी एमा चलते चलते पहुंच जाती है इस गार्डन के एकदम एंड की तरफ और वहां पे एक फेंस होती है। तो वो बोलती है कि मामा ने हमसे कहा था कि हमें ये फेंस को कभी पार नहीं करना चाहिए। तो उसी वक्त नॉर्मन भी वहां पे आता है और बोलता है कि हाँ हमें ये फेंस पार नहीं करना चाहिए। तो ये सब सोच के एमा वो फेंस को पार करने की सोचती है, लेकिन तभी वहां पे रे आता है और रे इनको रोक देता है। मीनवाइल इनके घर की घंटी बजने लगती है। ये लोग बोलते हैं कि चलो लगता है कि आज हमारा खेलने का टाइम खत्म हो गया तो हम लोग निकलते हैं। तभी ये चश्मिश लड़की बोलती है कि हमें फटाक से पहुंच जाना चाहिए घर के अंदर वरना मामा हम पे गुस्सा हो जाएगी। सब लोग यहाँ से भाग के जाते हैं घर के पास, लेकिन जाते हुए के लोग बात करते बोलते हैं कि बात कितनी अजीब नहीं है कि हमारे जितने भी भाई बहन यहाँ से बाहर गए हैं और अपने नए पेरेंट्स के साथ रहे हैं वो लोगों ने कभी भी हमें कोई चिट्ठी नहीं लिखी। मतलब हम लोग इतने क्लोज हैं फिर भी कोई हमें चिट्ठी नहीं लिखता। तभी ये गुड़िया वाली बंदी बोलती है कि आप टेंशन मत लो, मैं बाहर पहुंच के आपको हर हफ्ते एक एक चिट्ठी लिख के दूंगी। फिर हमें दिखाते हैं यहाँ पे ये टाइम हो गया होता है ये गुड़िया वाली लड़की का जिसका नाम होता है कोनी उसके जाने का, क्योंकि उसके पेरेंट्स आ चुके होते हैं। तो वो अपनी गुड़िया लेके जा रही होती है इजाबेला के साथ बाहर। तभी इजाबेला अपना ललाबाई गा रही होती है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं इस ललाबाई को ऐड कर दूंगा इस वीडियो में एज अ बैकग्राउंड म्यूजिक, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। उसके बाद एमा ऐसे ही घर में घूम रही होती है। तभी वो देखती है कि कोनी की गुड़िया बाहर छूट गई होती है। तो रे उसको बोलता है कि तुम फटाक से जाओ नॉर्मन के साथ और ये गुड़िया एमा उसको देके आ जाओ। तो एमा और नॉर्मन भाग भाग के जाते हैं और वो लोग बड़े से गेट के पास पहुंचते हैं। तभी वो देखते हैं कि अरे यहाँ पे तो कोनी दिख नहीं रही। तो वो लोग कोनी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी वो लोग बोलते हैं लगता है कोनी यहाँ से निकल चुकी है, लेकिन ये ट्रक यहाँ पे खड़ी। तो हम लोग एक काम करते हैं ट्रक के अंदर इस गुड़िया को रख देते हैं और यहाँ से निकल लेते हैं। तो एमा जाती है ट्रक के पीछे गुड़िया को रखने के लिए, लेकिन उसके बाद वो जो देखती है
है वो देख के तो उसकी हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे असल में होती है कोनी की डेड बॉडी। ये सीन देख के तो मेरा भी दिमाग फट गया। लिटरली यहाँ पे कोनी एक ज़ॉम्बी जैसे पड़ी हुई थी और उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और उसके दिल वाले एरिया में से निकल रहा था एक रेड कलर का फूल। ये सब देख के एमा और नॉर्मन एकदम से डर जाते हैं और ये लोग सोचते हैं कि इनको क्या करना चाहिए, लेकिन उसी वक्त इनके हाथ से वो गुड़िया जमीन पे गिर जाती है। तो ये लोग ट्रक के नीचे छुपने की कोशिश करते हैं। तभी जो ट्रक से बाहर निकलता है, अरे भाई पूरा का पूरा स्टोरी चेंज हो गया। ट्रक से बाहर निकलते हैं 3-4 डीमंस और ये डीमंस का एनिमेशन इतना अमेजिंग होता है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये क्या फ्लूइड एनिमेशन होता है। इसको देख के लोग डर जाते हैं। तभी इसमें से एक डीमन कोनी की बॉडी को उठाता है और बोलता है, अरे यार ये कितना फ्रेश मीट है, मुझे इसे खाना है। ऐसा बोल के वो उसको एक डिब्बे में डाल देता है। तभी उसमें से एक बंदा बोलता है कि तुम उसको हाथ भी मत लगाओ, क्योंकि ये इजाबेला के फार्म के बच्चे हैं और यहाँ के बच्चे सबसे बेस्ट क्वालिटी के होते हैं, पर हमें बहुत टाइम से सिर्फ 6 साल के कमजोर बच्चे मिल रहे हैं। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है तुम टेंशन मत लो, अभी हमें सबसे बेस्ट बच्चे मिलने वाले हैं, जो कि 3-11 साल के बच्चे हैं। इन लोग का ब्रेन सबसे अच्छा डेवलप हो चुका है, तो हम लोग इनका ब्रेन जब खाएंगे तब बहुत मजा आएगा। तभी इजाबेला उनके सामने खड़ी होती है और वो बोलती है कि सर आप टेंशन मत लीजिए, आप लोग को ये तीनों बच्चे बराबर टाइम से मिल जाएंगे एकदम हेल्दी कंडीशन में। उसी वक्त एक डीमन बोलता है कि मुझे किसी की खुशबू आ रही है। ऐसा बोल के वो ट्रक के नीचे चेक करता है, लेकिन वहां पे उसे कोई नहीं दिखता है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एमा और नॉर्मन वापस से भाग भाग के जा रहे होते हैं अपने घर की तरफ और वो लोग एकदम से टेंशन में होते हैं। वो लोग हाफ रहे होते हैं, डरे हुए होते हैं और रो रहे होते हैं। वो लोग बोलते हैं कि क्या ये सच है कि हम लोग असल में यहाँ पे एक फार्म में है और हम लोग को सिर्फ बड़ा इसलिए किया जा रहा है ताकि ये डीमंस हमें खा सके? तो क्या इसका ये मतलब है कि हमारे जो भी भाई बहन यहाँ पे आए थे और अब तक जो भी बाहर निकल चुके हैं उन सब लोग को इन सब डीमंस ने खाया और उन लोग को उनके पेरेंट्स से नहीं मिलने का मौका मिला है? ये सब क्या हो रहा है? क्या मामा हमारी दुश्मन है? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। नॉर्मन प्लीज मेरी मदद करो। ऐसा बोल के एमा बहुत जोर जोर से चिल्लाती है और रोती है दर्द में। उसी वक्त हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे ये डीमन को कोनी की गुड़िया मिल जाती है और वो बोलता है कि गुड़िया यहाँ पे गिरी हुई थी। नॉर्मन भी यहाँ पे एकदम से स्पीचलेस होता है। फिर ये दोनों घर पे पहुंचते हैं और रे इनसे पूछता है क्या हुआ, क्या तुम लोग ने उसको गुड़िया दे दी? तो ये लोग बोलते हैं कि नहीं हम लेट हो गए थे। फिर इसके बाद नॉर्मन एमा के साथ रात में बैठता है और बोलता है कि इसका ये मतलब है कि हम लोग भी अपने बर्थडे के दिन पे यहाँ से भेज दिए जाएंगे बाहर इन सब डीमंस का खाना बनने के लिए। तो एमा हमें यहाँ से भागना पड़ेगा कैसे भी करके, और हम 3 लोग यहाँ से आराम से भाग सकते हैं, तुम, मैं और रे, हम लोग यहाँ से आराम से निकल जाएंगे। लेकिन तभी एमा बोलती है कि नहीं सिर्फ हम 3 नहीं जाएंगे, या यहाँ से मेरे बाकी भाई बहनों का क्या होगा, मुझे उन्हें भी लेके जाना है। फिर उसके बाद नॉर्मन बोलता है तुम टेंशन मत लो, हम सब यहाँ से भाग के निकलेंगे। और ये सारी की सारी चीज रे बाहर से सुन रहा होता है। लेकिन उसके अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि इसाबेला को वो गुड़िया मिल जाती है और वो सोचती है कि ये गुड़िया यहाँ पे कहाँ से आई, मैंने तो ये गुड़िया को घर के अंदर रखा हुआ था। व्हाट? तो अब स्टोरी में ट्विस्ट आने वाला है। अभी इसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता। बाय द वे अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो यार। हम लोग इस साल के एंड के पहले 1,50,000 सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करना चाहते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको डेली नया एनिमे वीडियो मिलेगा और उसके साथ ही साथ आप लोग मेरे कोई वीडियोस मिस नहीं करोगे। और इस वीडियो का लाइक गोल है, हमें लाइक गोल क्या रखना चाहिए? सारे बच्चे 11 साल से 6 साल के बीच में होते हैं, तो हम लाइक गोल रखेंगे 6011 लाइक्स का। आई नो आज का लाइक गोल मैंने बहुत कम रखा है, तो ये मुझे लगता है कि स्टार्टिंग के 4 से 5 घंटे में ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आप लोग इतना फटाफट लाइक गोल्स कंप्लीट करते हो। तो फटाक से लाइक गोल कंप्लीट करो तो मैं इसका सीजन 2 भी लेके आ जाऊंगा। अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। फिर अगले दिन हमें दिखाते हैं कि एमा जब सुबह उठती है तो वो एकदम से टेंशन में होती है और उसके दिमाग में वही सब चीज घूम रही होती है। लेकिन जब वो देखती है कि इजाबेल आराम से खाना खा रही होती है और बच्चों के साथ खेल रही होती है, तब उसके दिमाग में ये आता है कि इनकी मामा को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि कैसे उनकी आंखों के सामने कोनी की डेथ हो गई। तो इन सब चीज से क्या मामा एकदम से ईवल बन चुकी है, हमें नहीं पता। उसके ठीक बाद यहाँ पे नॉर्मन आता है और नॉर्मन एमा को बोलता है कि एमा तुम ऐसा बिहेव करो कि तुम्हें भी कुछ नहीं पता है, क्योंकि अगर तुमने कुछ भी सस्पिशियस वे में बिहेव किया तो मामा को आइडिया पड़ जाए कि हम दोनों वहां पे गए थे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उनको वो रैबिट मिल चुका है और वो गुड़िया उनको मिलने की वजह से उन्हें इतना तो पता है कि बाहर कुछ लोग गए थे, लेकिन कौन गए थे वो उन्हें नहीं पता है। फिर उसके बाद नॉर्मन बोलता है कि देखो मैंने ये चीज नोटिस किया कि हमेशा डीमंस हमें 6 से लेके 12 साल के बीच के उम्र में ही लेते हैं, और मुझे ये लग रहा है कि उन लोगों ने हम तीनों को अब तक क्यों नहीं लिया, क्योंकि शायद से उन लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट है हमारा ब्रेन, जो हम लोग डेवलप करते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग कर करके। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि अगर हम 12 साल के ऊपर हो गए तो उसके बाद डीमंस हमें नहीं खाएंगे, क्योंकि शायद 12 साल के बाद ब्रेन डेवलप होना बंद हो जाता है और उसकी क्वालिटी खराब होने लगती है। तो इस वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि शायद जैसे ही हम लोग 12 साल के होने वाले हैं 2 महीने या 3 महीने बाद, वैसे ही डीमंस हमें लेने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे, तो हमें उसके पहले यहाँ से भाग के निकलना पड़ेगा। फिर इसके ठीक बाद हमें दिखाते हैं कि नॉर्मन और एमा दोनों ही बाहर जाते हैं और अपना प्लान को डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो लोग यहाँ से कैसे भागेंगे। तो वो लोग जंगल वाले एरिया में जाते हैं और बोलते हैं कि देखो हम लोग गेट से तो नहीं भाग सकते, क्योंकि गेट के पास डीमंस हमेशा खड़े रहेंगे, तो हमारा बेस्ट बेट यही है कि हम लोग यहाँ से जंगल के थ्रू निकल जाएं। लेकिन जंगल के पास जैसे वो लोग एंड में पहुंचे तो वो लोग देखते हैं कि वो जो फेंस होता है उसके ठीक आगे एक बहुत बड़ी सी दीवार होती है, जो दीवार को देख के वो लोग समझ जाते हैं कि वो लोग को ये दीवार के थ्रू ही निकलना पड़ेगा। पहले वो लोग चढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो लोग चढ़ नहीं पाते हैं, तो उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि उन लोगों को कोई रस्सी की जरूरत पड़ेगी ताकि वो लोग दीवार के ऊपर चढ़ सके। ऐसे वो लोग वहां पर डिस्कस कर रहे होते हैं, तभी वापस घंटी बजती है, तो वो लोग वापस से पीछे भाग के जाते हैं ये देखने के लिए कि उनकी मामा उनको पकड़ ना ले। तभी वहां पे एक बच्चा आता है और बोलता है कि मामा एक बच्ची यहाँ पे खो गई है। तो इसाबेला अपने जेब से एक कंपास बाहर निकालती है, उसमें देखती है और इन लोग के पास देख के स्माइल करके बोलते है तुम मुझे 2 मिनट दो, मैं फटाक से जाकर उस बच्ची को लेके आऊंगी। ऐसा बोल के वहां से निकल लेती है। फिर कुछ समय बाद वो अपने गोद में वो छोटी बच्ची को लेके
आ रही होती है। तो मुझे क्या लग रहा है कि इसाबेल इन लोग को यहाँ पे ये दिखा रही थी कि देखो मेरे पास एक कंपास है जो कि मुझे तुम लोग का लोकेशन बताता है कि तुम लोग कहाँ पे हो और किस वक्त क्या कर रहे हो। तो ये सब वो असल में हमारे इन हीरोज को बता देता ताकि वो लोग यहाँ से भाग के न निकल पाए। फिर इसके बाद एमा और नॉर्मन दोनों ही हॉलवे में बात कर रहे होते हैं। तभी एमा नॉर्मन को बोलती है कि अरे यहाँ पे बहुत सारे ये सब भी हो सकते हैं, कैमरास हो सकते हैं और ऑडियो वाले चेक करने वाले डिवाइस हो सकते हैं, तो हमें इस जगह से दूर रहना चाहिए। लेकिन तभी नॉर्मन बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ये सब है, कि अगर ये सब यहाँ पे होता तो मुझे अब तक मिल चुका होता। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं और अपने प्लान को डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे हमें दिखाते हैं एमा अकेले जाके उस बोर्ड के पास जाती है जहाँ पे सबका फोटो लगा होता है। यहाँ पे ये वो छोटी बच्ची का फोटो देख के रोने लगती है। तभी यहाँ पे मॉमी आती है और वो इनको देख के बोलती है कि एमा तुम यहाँ पे कोनी का फोटो देख के रो क्यों रही हो, क्या तुम्हें कोनी की बहुत याद आ रही है। और इस सीन में इजाबेला बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखती है, वो लिटरली विलन जैसी दिखती है। और जैसे नॉर्मन ये सब देखता है तो वो टेंशन में आ जाता है। और तभी ही वहाँ पे रे आ जाता है और वो बोलता है कि अरे खाना बन चुका है तो हमें खाना खाना चाहिए। तो यही चीज का मौका का फायदा उठा के नॉर्मन और एमा यहाँ से भागने लगते हैं। फिर उसके बाद इजाबेला उनसे पूछती है बाय द वे क्या तुम दोनों कल गेट के पास गए थे क्या। तो नॉर्मन बोलता है नहीं, हमें तो नहीं पता गेट के पास क्या था, हम लोग तो बस यहाँ पे पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे। तो इजाबेला बोलती है अच्छा अच्छा ठीक है चलो बाय। ऐसा बोल के इजाबेला वहां से निकलती है। इसके ठीक बाद हमें दिखाते हैं कि एमा एकदम से टूट चुकी होती है, क्योंकि उसको इजाबेला डायरेक्टली पूछ लिया होता है कि तुम इतनी सैड क्यों हो, और उसके साथ साथ उसने गेट के बारे में पूछा होता है तो वो कांप रही होती है। तो तभी वहां पे नॉर्मन आता है और बोलता है कि इजाबेला तुम टेंशन मत लो। ऐसा बोल के वो एमा का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन नॉर्मन खुद इस वक्त टेंशन में होता है। फिर इसके बाद ये दोनों बच्चे रात में सोच रहे होते हैं कि इन लोग को रस्सी कैसे बनानी है। ये लोग मल्टीपल चीजों के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी इनके दिमाग में आता है कि ये लोग क्या करेंगे, जितने भी इनके घर में कपड़े हैं उन सबको यूज करके ये लोग बांध बांध के एक बड़ी सी रस्सी बनाएंगे। ऐसे ये लोग रस्सी बनाते हैं और अगले दिन ये लोग जाते हैं इस पेड़ के पास और रस्सी को छुपाते हैं यहाँ पे। तभी ये लोग बोलते हैं कि अभी हम लोग को रस्सी का तो चीज मालूम पड़ चुका है, लेकिन हम लोग को ट्रैकिंग डिवाइस के बारे में कैसे क्या करेंगे। तभी यहाँ पे नॉर्मन बोलता है कि हम लोग शायद से रे को यूज कर सकते हैं, तो हमें ये पूरा प्लान रे को बताना चाहिए। लेकिन उसी वक्त रे पीछे से उनके पास आता है और बोलता है मैंने तुम्हारी बातें सुन ली है। फिर उसके बाद रे इनको बोलता है कि तुम लोग मुझे बताओ तुम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे थे। तो ये लोग रे को सब कुछ बताने लगते हैं। तभी रे बोलता है ठीक है मैं ये सब चीजों को ऊपर यकीन तो कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी भी मेरे कुछ थोड़े डाउट्स है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि इजाबेला यहाँ पे घूम रही होती है और वो देखती है कि बच्चे यहाँ पे नहीं है, तो इसका ये मतलब है कि इजाबेला अब इनको ढूंढने जाने वाली है। फिर इसके बाद नॉर्मन और एमा दोनों ही ऐसे खड़े होते हैं और रे उनसे पूछता है तो ठीक है तो हम किन किन बच्चों को यहाँ से लेके जाने वाले हैं। तभी एमा बोलती है कि हम सब बच्चों को लेके जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे कोई भी बच्चा पीछे छूट जाए और वो लोग भी कोने की तरह ऐसे खत्म हो जाए, ये सब लोग मेरे भाई बहन है। तभी रे उनको बोलता है कि तुम्हें इतना भी यकीन है कि हम लोग यहाँ से सारे बच्चों को लेके नहीं जा सकते। यहाँ पे बहुत सारे छोटे बच्चे जो लोग 6 साल से कम उम्र के हैं, वो लोग ना चल भी सकते हैं ना भाग सकते हैं, और हम लोग को लिटरली ये वॉल के ऊपर क्लाइंब करके जाना है। तो तुम्हें लगता है सब बच्चे जा पाएंगे। एमा बोलती है कि नहीं मैं इन लोग को नहीं छोड़ने वाली हूँ। तभी रे बोलता है कि देखो हम लोग डीमंस का खाना बनने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ पे बैठ के टाइम पास तो कर रहे हैं नहीं, बाहर की तो दुनिया भी डीमन से भरी होगी। तो जैसे वो लोग हम ह्यूमंस को देखेंगे तो वो लोग डायरेक्टली हमारे ऊपर अटैक करके हमको खाने के लिए आएंगे। तब तुम क्या करोगे। तुम सोचो तुमने यहाँ से उन बच्चों को बाहर तो लेके चली गई, लेकिन बाहर तो हमको कोई प्रोटेक्ट करने के लिए रहेगा ही नहीं। तो एमा बोलती है कि नहीं मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाली हूँ, मैं सारे बच्चों को लेके जाऊंगा। ऐसे ये लोग डिस्कस कर रहे होते तभी वहां वापस से घंटी बजती है इनके खाना खाने की। तो ये लोग भाग के जाते तभी ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे 2 और नए लोग आए होते हैं। एक होती है नई सिस्टर जो की होती है ये हमारी ब्लैक गर्ल, और उसके साथ एक नई छोटी बच्ची आई होती है जो की बहुत छोटी होती है, कुछ 1 साल की। तो इनको देख के हमारे सारे के सारे हीरोज का प्लान थोड़ा चेंज हो जाता है। फिर इसके बाद हमारे हीरोज एक साथ बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं कि अभी इन लोग को 2 मॉम्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि उनमें से कोई इनके ऊपर अटैक न करे। तभी रे बोलता है कि तुम गधे हो गया, हमें इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। यहाँ पे एक नई बच्ची आई है तो हमें मौका मिला है कि हम लोग ढूंढेंगे कि उसके ऊपर ट्रांसमीटर कहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि देखो हमारे बॉडी पे ट्रांसमीटर कहाँ लगा है हमें पता नहीं है, लेकिन उसके बॉडी पे ट्रांसमीटर कहाँ लगा ये हम लोग ढूंढ सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने जब ट्रांसमीटर लगाया होगा तो उसके बॉडी पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई घाव तो होगा, तो हम लोग उसे चेक कर लेंगे। तो ये लोग बोलते हैं हाँ ये बात तो सही है। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी इजाबेला बात कर रही होती है हमारी ये अफ्रीकन मॉम के साथ। वो उसको बोलती है कि देखो तुम्हें सबसे पहले इस चीज का ध्यान देना है कि तुम्हें सारे के सारे बच्चों के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन समझ जाना है, इन लोग का नाम समझ जाओ, इनको क्या पसंद है वो समझ जाओ, और हर एक चीज समझ के तुम्हें उसे मेमोराइज कर लेना है। उसके बाद मैं तुम्हें एक चीज और बताने वाली हूँ, अब तुम टेंशन मत लेना। यहाँ पे कुछ बच्चों को पता चल चुका है कि वो लोग एक डीमन के फार्म में है, लेकिन तुम ये बात का कंप्लेन नहीं करोगे क्योंकि पूरा सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है और मैं उन बच्चों को अपने आप कंट्रोल करके हर एक चीज करने वाली हूँ। तुम्हें सिर्फ उनके ऊपर निगरानी देनी है, और वो बच्चे कौन है ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। मुझे पता है कि अगर तुम्हें वो पता चल गया तो तुम उनके खिलाफ कुछ ना कुछ करने के लिए कोशिश करोगी। तो ऐसा बोल के वो हमारी अफ्रीकन मॉम को वहां से भगा देती है। उसके बाद अफ्रीकन मॉम अपने रूम में बैठ के अपनी एक गुड़िया से बात कर रही होती है। तो ये देख के तो मुझे समझ कि अफ्रीकन जो मॉम है ये एक नंबर की पागल है। ये लिटरली इस गुड़िया को बोल रही होती है कि अरे अब मैं एक अच्छी मॉम बन जाऊंगी, मुझे मौका मिला है और मैं इसाबेला को यहाँ से निकाल दूंगी और ये वाला फार्म मेरे नाम पे हो जाएगा। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा रे और नॉर्मन अपने प्लान के बारे में बात कर रहे होते कि तभी उनके पीछे ये अफ्रीकन मॉम आ जाती है और वो उनको देख के बोलती तुम लोग क्या कर रहे हो। तो वो लोग बोलते कुछ नहीं, हम तो सिर्फ काम कर रहे थे। ऐसा बोल के वहां से वो लोग निकलने की कोशिश करते हैं। तभी रे नॉर्मन को बोलता है कि मुझे लगता है कि इसको पता चल चुका है कि हम लोग को हर एक चीज पता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं अगले सीन में कि एमा यहाँ पे छोटी बच्ची को नहला रही होती है और उसके कपड़े चेंज कर रही होती है। तभी वो देखती है कि उसके कान के पीछे
एक घाव लगा होता है। तो वो पूछती कि अरे वो चश्मिश ये घाव क्या चीज है? तो चश्मिश बोलती कि अरे मॉम ने मुझसे कहा था कि ये जो घाव है ना ये असल में ऐसे ही हमें लगा हुआ रहता है बचपन, ताकि हम लोग को दवा दे सके और ये घाव खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन जब एमा उस घाव को टच करे तो उसको वहां पे कुछ तो मेटल जैसा चीज समझ में आता है। तो उसको समझ आता है कि ये जो घाव है ये असल में इनके ऊपर का लगा हुआ ट्रांसमिशन डिवाइस है। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रात के टाइम में जब सब लोग सो रहे होते हैं तो हमारी इजाबेल एक सीक्रेट रूम में घुसती है और वहां पे घुसने के बाद वो हेडक्वार्टर में बात करती है। और इस हेडक्वार्टर का सीन बहुत ही अमेजिंग होता है क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे डीमंस भरे हुए होते हैं और ये सब डीमंस आराम से बैठ के बात कर रहे होते हैं। तो इसमें से एक बंदी इजाबेला से पूछती है कि मैं हूँ ग्रैंड मॉम, तो तुम मुझे ये बताओ कि क्या हमारे वो तीनों परफेक्ट स्कोर करने वाले लोग एकदम से बराबर शिपमेंट में आने वाले हैं कि नहीं? तो इजाबेल बोलती है कि आप टेंशन मत लो, वो तीनों बराबर से आने वाले हैं शिपमेंट में, आपको सिर्फ वेट करना है। तो तभी डीमंस बोलते हैं कि ओए इजाबेला, तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो क्योंकि अब तक हमने जितने भी लोगों को शिप किया है उनके परफेक्ट स्कोरर्स बर्बाद हो चुके हैं और तुम्हारे फार्म से हमें परफेक्ट मीट मिलता है और उनका ब्रेन का कैपेसिटी भी एकदम अमेजिंग होता है, तो तुम इन तीनों के ऊपर ध्यान रखना। तभी इजाबेल बोलती है कि सर आप टेंशन मत लीजिए, आपको ये तीनों आराम से मिल जाएंगे। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे हीरोज जंगल में बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे एमा सबको बताती है कि उसको मालूम पड़ चुका है कि वो ट्रांसमीटर कहाँ लगा हुआ है। वो बोलती है कि वो ट्रांसमीटर हमारे राइट कान के पीछे लगा हुआ है और हमें उसे कैसे तोड़ना है, क्या करना है उसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो रे बोलता है तुम ये काम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं उसके ऊपर बहुत टाइम से जानकारी निकाल रहा था कि हमें इस ट्रांसमीटर को कैसे तोड़ना चाहिए। तभी हमें दिखाते हैं कि कोई तो भी एक बंदा इनके ऊपर ध्यान दे रहा होता है पेड़ों के पीछे से। फिर इसके बाद दिखाते हैं कि अगले कुछ दिन तक सारे के सारे बच्चे लोग और एमा ये सब लोग मिलके जंगल में खेल रहे होते हैं और ये लोग असल में जंगल में सिर्फ खेल नहीं रहे होते हैं। एमा, रे और नॉर्मन ये तीनों लोग मिलकर सारे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं यहाँ से कैसे भागना है इनको बगैर बताए। ये लोग इनको बहुत टाइम तक भगाते हैं ताकि इन लोग का स्पीड बढ़ जाए भागने का और तो इन लोग का स्टेमिना बढ़ जाए। उसके बाद ये लोग इनको छुपने की ट्रेनिंग देते थे ताकि ये लोग अगर बाहर जाए और डीमंस इनके ऊपर अटैक करे तो ये लोग अच्छे से छुप पाए। उसके साथ साथ ये लोग इनको बताते हैं कि कैसे तुम लोग को नकली ट्रैक बनाना है। तो नॉर्मन इनको बोलता है कि देखो तुम यहाँ से चल के जाओ और उसके बाद अपने पैर के निशान को काट दो, उसके बाद तुम राइट साइड पे चल के जाओ। तो ऐसे डीमन को लगेगा कि तुम राइट साइड पे गए लेकिन असल में तुम लेफ्ट साइड पे गए होगे। तो ये सब चीज हमारी ये अफ्रीकन मॉम देखती है और वो सोचती है कि मैं जाती हूँ इन सब बच्चों के ऊपर अटैक करती हूँ और जानती हूँ कि इसमें से किसको पता है कि ये लोग यहाँ पे एक फार्म पे काम करते हैं। फिर वो उनको बोलती है कि देखो अभी तुम सारे के सारे बच्चे यहाँ से भाग के जा सकते हो, हम लोग पकड़ा पकड़ा गेम खेलने वाले हैं और मैं 20 मिनट के अंदर तुम सबको पकड़ने वाली हूँ। तो बच्चे बोलते हैं ये चलो हमारे साथ कम से कम सिस्टर तो खेलेगी, ऐसा बोल के वो लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी जैसे इनका गेम स्टार्ट होता है वैसे ही हमारी अफ्रीकन मॉम गॉड के स्पीड से भागने लगती है। वो भाग भाग के सारे बच्चों को पकड़ने की लगती है। सारे बच्चे यहाँ पे डर के भाग रहे होते हैं। ये अफ्रीकन मॉम लिटरली इतना स्पीड भागती है कि वो पेड़ वेड़ तोड़ रही होती है, हर एक चीज को हर एक ऑब्स्टेकल तोड़ के बच्चों को इतना फटाफट पकड़ रही होती है कि बच्चे शॉक में आ जाते हैं। उसके बाद वो दो छोटे बच्चों के पास जाती है, एक होता है हमारा लड़का और एक होती है लड़की। वो उनको पकड़ने वाली होती है तभी वहां पे एमा आती है और एमा उन दोनों बच्चों को पकड़ के वहां से भागने लगती है ताकि ये बंदी उनको पकड़ ना सके। फिर उसके बाद एमा इन दोनों बच्चों को लेके बड़े सा जंप मार के एक अजीब से एरिया में पहुंच जाती है जहाँ पे पेड़ वेड़ नहीं होते हैं लेकिन सब पत्थर का एरिया होता है। तो एमा और ये बच्चे एक पेड़ के पीछे छुपे होते हैं लेकिन असल में ये पेड़ नहीं एक पत्थर होता है, मैं क्या बात कर रहा हूँ। लेकिन उसी वक्त यहाँ पे हमारी ये अफ्रीकन मॉम आती है और वो इनको बोलती है कि एमा मैं जानती हूँ कि तुम वहां पे गई थी और तुम्हें हार्वेस्ट के बारे में पता है और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हें हर एक चीज पता है, इसीलिए मैं कोड लैंग्वेज में बात करूँ ताकि बाकी बच्चों को नहीं समझ में आए। तो अगर तुम इस वक्त बाहर आ गई तो मैं तुम्हें यहाँ से निकलने का मौका दे दूंगी और मैं तुम्हारे ही साइड पे हूँ, तो तुम बाहर आ जाओ। तो एमा ये सब सुन के एकदम से टेंशन में आ जाती है और वो सोचते कि उसे क्या करना चाहिए। उतने में हमारी ये ब्लैक मॉम एमा के मुंह के ऊपर आके बोलती है कि मैं तुम्हें ढूंढ लिया और ये सीन में ये बहुत खतरनाक दिखती है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि सिर्फ दो लोग बचे हुए होते हैं, एक होता है नॉर्मन और एक होता है रे। अभी हमारी ये मॉम के पास बहुत कम टाइम बचा है तो वो फटाक से भाग के जाती है इन दोनों को पकड़ने के लिए। तो स्टार्टिंग में तो रे और नॉर्मन साथ में भाग रहे होते हैं, उसके बाद ये दोनों यहाँ से रास्ता बदल के दूर दूर भागने लगते हैं। तो मॉम सोचती है कि वो नॉर्मन को पकड़े लेकिन नॉर्मन बहुत तेज होता है और उसका दिमाग बहुत होता है तो वो हमारी ये ब्लैक मॉम को बीच में अटका देता है। फिर उसके बाद मॉम सोचती है कि वो कैसे नॉर्मन को पकड़ेगी लेकिन उतने में रे उसके पीछे आता है और बोलता है कि सिस्टर आपका टाइम खत्म हो गया और हम लोग जीत गए। तो ये सुन के उसको बहुत गुस्सा आता है। तभी वो सोचती है कि वो क्या करे, वो इन बच्चों को कैसे पकड़े और इनको अपने कंट्रोल में कैसे लेके आए, उसको कैसे भी करके मॉम बनना है। तभी वो देखती है कि जो हमारी चश्मिश होती है ये एकदम से डरी हुई दिखती है तो वो सोचती है कि वो चश्मिश को अपने पास यूज करेगी। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सारे के सारे बच्चे लोग नॉर्मली अपना घर पे काम कर रहे होते हैं, तभी नॉर्मन और रे बात कर रहे होते हैं। तो उसमें से रे नॉर्मन को बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई तो हमारे बीच में एक ऐसा बच्चा है जो कि हमारी सारी की सारी बातें मॉम को बता रहा है। तो रे बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि इजाबेला जाती है हमारी ये ब्लैक मॉम के पास और वो उसको बोलती है कि मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत दिनों से हमारे बच्चों के साथ खेल रही हो और उन लोग का सारा चीज को टेस्ट करो कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग है और कौन क्या कर सकता है। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी हर एक चीज नोट कर रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे जो भी करोगी वो सब चल जाएगा मुझे? नहीं, तुम यहाँ पे सिर्फ देखभाल करने के लिए हो, यहाँ की असली मॉम मैं हूँ, तो खुद को ज्यादा शानी मत समझी क्या? ऐसा बोल के वो हमारी ये ब्लैक मॉम को बोलती है कि तुम यहाँ से अभी जा सकती हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ की एक मॉम बना सकती हूँ, यहाँ पे मेरा बहुत रुतबा है। अगर मैं तुम्हारे बारे में अच्छी बात कर दी ग्रैंड मॉम के साथ तो वो तुम्हें डेफिनेटली अगले 2-3 साल में एक मॉम बना देगी। तो ये सब सुन के हमारी ब्लैक गर्ल सामने तो बहुत हंसती है लेकिन उसके बाद वो अपने रूम में जाके तोड़फोड़ करने लगती है। वो बोलती है कि इजाबेला मुझे हर बार हरा देती है, मुझे बहुत
गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर। इसके बाद सारे बच्चे वापस से खेल रहे होते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी नॉर्मन रे से पूछता है कि रे, तुम वो डिवाइस कब तक बना सकते हो? तो रे बोलता है कि मुझे 10-15 दिन और लगेंगे। तो नॉर्मन बोलता है ठीक है, जिस दिन तुम्हारा वो डिवाइस बन जाएगा उसी दिन हम लोग यहाँ से भाग के निकल जाएंगे। तो एमा बोलती है कि हम लोग इतना जल्दी क्यों भाग रहे हैं? तभी नॉर्मन बोलता है कि देखो, हम जितना जल्दी भागेंगे उतना अच्छा होगा, तुम टेंशन मत लो। इसके बाद ये लोग बात करते हैं उस स्पाई के ऊपर कि कौन सा बंदा इन लोग को धोखा दे रहा होगा। तो ये लोग बोलते हैं कि हमें डाउट गिर रहा है हम हमारे डॉन भाई के ऊपर और वो चश्मिश बंदी के ऊपर। तो हम लोग एक प्लान बनाएंगे और इन लोग को टेस्ट करेंगे। फिर इसके बाद ये लोग लाइब्रेरी में इन दोनों से मिलते हैं और यहाँ पे एमा इन लोग को बोलती है कि देखो, मेरे को तुमको एक सच की बात बतानी है। असल में हम लोग को यहाँ पे अच्छी फैमिली के पास नहीं भेजा जा रहा है। हम लोग को क्या कर रहे हैं ना, ये लोग हम लोग को उठा के गंदी फैमिली के पास भेज रहे हैं। यहाँ पे ये लोग इन लोग को बताते नहीं है कि असल में इन लोग को डीमन के पास भेजा जा रहा है, क्योंकि ये लोगों को छुपा के रखना होता है सारा का सारा ट्रुथ। फिर एमा इन लोग को बोलती है कि तुम लोग मेरी बात पे यकीन करो, हम लोग को ये लोग भेजते हैं गंदी फैमिली के पास, जहाँ पे पहुंचने के बाद हम सब बच्चों के ऊपर बहुत जुल्म होता है। तो ये सब बात सुन के डॉन और तो और हमारी चश्मिश गर्ल ये दोनों इनकी बात पे यकीन करते हैं और थोड़ा गुस्सा होकर यहाँ से निकल लेते हैं। उसके बाद रे जाता है नॉर्मन के पास और बोलता है तुमने इन लोग को सच क्यों नहीं बताया कि हम लोग को डीमन के पास भेजा जा रहा है? अभी हम लोग को पता ही चला कि इसमें से कौन सा बंदा था जो हम लोग के ऊपर जासूसी कर रहा था। तभी नॉर्मन बोलता है भाई तू टेंशन मत ले, मैंने एक ट्रैप बना के रखा है जिसमें ये लोग डेफिनेटली फंसने वाले हैं। वो बोलता है कि मैंने ट्रैप ये लगा के रखा है कि मैंने डॉन को बोल के रखा है कि जो रोप है ना वो मेरे बेड के नीचे है। मीनवाइल मैंने चश्मिश बंदी को बोला है कि मैंने रोप को छुपा के रखा है बाथरूम के नीचे। तो इन दोनों में से जिसकी भी रोप गायब हो जाएगी उस बंदे से हमें पता चल जाएगा कि वो बंदा असल में हमारा ट्रेटर है। तो रे बोलता है कि अरे भाई नॉर्मन, तुमने दिमाग तो बहुत मस्त लगाया है। उसके बाद सारे बच्चे थोड़ा रात में बातचीत करते हैं और फिर सो जाते हैं। जब सब लोग सो रहे होते तभी हमें दिखाते हैं कि ये चश्मिश बंदी उठती है और वो चुपचाप चल के कहीं पे जाती है और हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एक डोर के नीचे एक पेपर कोई स्लाइड करता है और ये पेपर असल में मिलता है हमारी इसाबेला को और उस पेपर पे लिखा होता है कि रोप बिस्तर के नीचे है नॉर्मन के। तो इससे ये तो पता चल चुका है कि असली ट्रेटर हमारा डॉन भाई है। तो ये चश्मिश बंदी कहाँ पे गई, ये अब क्या हो रहा है स्टोरी में? अब मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है स्टोरी के अंदर। फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारी चश्मिश बंदी असल में गई होती है हमारी ये ब्लैक मॉम के रूम में। वहां पे पहुंचने के बाद वो ब्लैक मॉम से बात करते और बोलते कि आप मुझे इतने दिन से क्यों देख रही हो और आप मुझे अपने पास क्यों बुला रही थी? तो ब्लैक मॉम बोलते कि मुझे सब पता है कि तुम्हें एमा ने हर एक चीज बता दिया है, तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्या करना चाहती हो। तो ये सुन के हमारी चश्मिश बंदी एकदम से टेंशन में आ जाती है। वो बोलती मुझे कुछ नहीं पता कि आप क्या बात कर रही हो। तो बोलती कि देखो, अगर तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे सब कुछ बताओगे तो मैं तुम्हें एकदम से प्रोटेक्ट करूंगी। ये सब चीज एमा बाहर से सुन रही होती। तभी हमारी चश्मिश बंदी बोलती कि मुझे कुछ नहीं पता कि आप क्या बात कर रही हो। ऐसा बोल के वो उसको धक्का मार के वहां से निकल लेती है। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी ये ब्लैक गर्ल बहुत गुस्से में होती है कि इसका काम नहीं चल रहा है। तभी हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे नॉर्मन रे को बोलता है कि अभी हम जाके चेक करेंगे किस बंदे ने हमें धोखा दिया है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि नॉर्मन एमा से बात करता है और वो उसको बोलता है कि एमा, अब तुम मुझे ये बताओ कि अगर हमें पता चल जाए कि हमारा असली ट्रेटर कौन है तो उसके बाद तुम उसके साथ क्या करोगी? तो एमा बोलती है कि देखो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसको पीछे नहीं छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि रीजन ये है कि वो भी हमारे फैमिली का ही हिस्सा है और मैं मेरे फैमिली के किसी भी बंदे को पीछे नहीं छोड़ने वाली हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने हम लोग के बारे में इन्फॉर्मेशन इसलिए दी होगी मॉम को ताकि वो खुद बच जाए, लेकिन हमें उसे पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रे और नॉर्मन जाके चेक करते हैं कि कहाँ से रोप गायब हुई है। तो पहले वो लोग बाथरूम में चेक करते, तो बाथरूम के अंदर रोप होती है। उसके बाद वो लोग चेक करते हैं नॉर्मन के बेड के पास, तो वहां से रोप गायब हो गई होती है। तो रे बोलता है अच्छा, तो इसका ये मतलब है कि डॉन भाई हमारे दुश्मन है। तभी नॉर्मन बोलता है कि हाँ, लेकिन तुम गलत भी हो, असल में असली दुश्मन तो तू है ना रे। तो रे बोलता है क्या तुम ये सब बात क्या करो? तभी नॉर्मन बोलता है कि मैंने असल में 2 ट्रैप लगा के रखे थे, एक तुम्हारे ऊपर और एक इन दोनों के ऊपर। असल में मैंने मेरे बेड के नीचे जो रोप रखा था उसके बारे में सिर्फ तुम्हें पता था। मैंने डॉन को बोल के रखा था कि मैंने रोप को रखा है हॉल के कुर्सी के नीचे, लेकिन हॉल के कुर्सी के नीचे वाली रोप तो वहां पे है और यहाँ की रोप गायब हो गई। तो इसका ये मतलब है कि रे तुम हमें धोखा दे रहे हो, है ना? और हमारी चश्मिश बंदी का जो ट्रैप था वो असल में मैंने रखा था लाइब्रेरी के अंदर। तो ये दोनों के दोनों ट्रैप के बारे में से तुम्हें ही पता। तो इसमें से कोई भी ट्रैप गायब होता तो मेरा शक तुम्हारे ऊपर आ चुका होता और इसमें से एक ट्रैप गायब है। तो तुम मुझे ये बताओ रे, तुमने ऐसा क्यों किया? फिर इसके बाद हमारा रे बिस्तर पे लेट के हंसने लगता है, बोलता है कि आखिर तुमने मुझे पकड़ लिया। वेल चलो ठीक है, अब तुम मुझे यहाँ पे बिट्रे करके छोड़ के निकल जाओगे, मुझे पता है, तो ठीक है, मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन तभी नॉर्मन बोलता है कि मुझे पहले से डाउट था कि तुम हमारे ऊपर स्पाई कर रहे हो, क्योंकि तुम ही यहाँ के सबसे इंटेलिजेंट बंदे हो। तो अब तुम मुझे ये बताओ कि जो हमारे कान में ट्रांसमीटर है, क्या हम उसे तोड़ सकते हैं या निकाल सकते हैं? तो रे बोलता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। लेकिन तभी नॉर्मन बोलता है कि देखो रे, मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ के नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि हमारी एमा चाहती है कि हम सबको साथ में लेके जाए, तो तुम भी हमारे साथ चलोगे। तो तुम मुझे ये बताओ कि हम लोग यहाँ से कैसे निकल सकते हैं? मेरे पास 3 कंडीशन है। तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम हम लोग की सेफ्टी गारंटी कर सकते हो? दूसरा, तुम मुझे ये बताओ कि तुमको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? और तीसरा, तुम ये काम करो कि तुम ना अभी हमारे स्पाई बन जाओ और मॉम के ऊपर निगरानी रखो। फिर उसके बाद नॉर्मन पूछता है कि रे, तुमने स्पाई बनने का सोचा ही क्यों? तो रे बोलता है कि देखो, मैं जब से यहाँ पे आया हूँ तब से मैं एक स्पाई बन के रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इस चीज के बारे में पहले से ही पता चल चुका था। तभी मैंने मॉम के साथ एक सौदा किया कि अगर मॉम मेरे शिपमेंट को मेरे 12 साल की उम्र तक डिले करती रहेगी तो मैं उनका स्पाई बन के हर एक चीज पे निगाहें रखूंगा और इसके बदले वो मुझे नई नई चीज खरीद के दिए जाएगी। वो बोलता है कि मैंने ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को इसलिए खरीदा ताकि मैं उसका यूज करके एक ऐसा डिवाइस बना सकूं जो कि हमारे ट्रांसमीटर को तोड़ सके। फिर वो बोलता है कि देखो, अब मैं तुम्हारे तीनों के तीनों कंडीशन तो मान लिए हैं, अब तुम्हें मेरा एक कंडीशन और मानना है। तुम्हें प्रिटेंड करना है कि हम लोग एमा के साथ सब लोग को बचाने वाले हैं, लेकिन एंड में सिर्फ तुम, मैं और एमा ही यहाँ से भागेंगे, क्योंकि ये लिटरली इम्प्रैक्टिकल है कि हम लोग सारे के सारे बच्चों को लेकर भाग सके।
जितना हमारा ग्रुप छोटा होगा उतने ही हमारा सर्वाइव करने का चांसेस बढ़ जाएगा। बाय द वे, ये बाहर की वर्ल्ड में हर जगह डीमंस ही डीमंस है, ह्यूमंस यहाँ पे नहीं रहते हैं। तो तुम समझ जाओ कि हम लोग कितने बड़े खतरे में अटके हुए हैं। फिर इसके बाद नॉर्मन बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी इस कंडीशन को मानता हूँ। उसके बाद रे यहाँ से निकलता है और वो जाके मिलता है इजाबेला के साथ। उसके बाद रे इजाबेला को बोलता है कि जो तुमने ये ब्लैक मॉम को यहाँ पे बुलाया है वो लिटरली कामचोर है और वो कोई भी अच्छा काम नहीं कर रही है और वो बहुत सारी चीजों को मैसअप कर रही है और बहुत ही ज्यादा इंपेशेंट है। तो मुझे लग रहा है कि ये हमारे लिए यूजलेस बन चुकी है। तभी इजाबेला बोलती है कि असल में यूजलेस तो तुम हो चुके हो, तुम इतना भी काम नहीं कर पाएगे, तुमने नॉर्मन और एमा को गेट के पास कैसे पहुंचने दिया। तभी वो बोलता है कि देखो, मैंने बचपन से मेरे सारे के सारे दोस्तों को सैक्रिफाइस करके रखा है और इस बदले में तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे जो चाहिए वो दोगी, तो मुझे अभी एक चीज और चाहिए, क्या तुम मुझे वो दे सकती हो। तो हमारी इजाबेला बोलती है ठीक है, मैं तुम्हें एक और गिफ्ट दे सकती हूँ, तुम टेंशन मत लो। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि नॉर्मन एक सपना देख रहा होता है कि वो लोग इस फार्म से भाग के जा रहे होते हैं और ये लोग वो गेट के पास पहुंच चुके होते हैं। तभी वो लोग वो टनल के थ्रू जैसे निकलते हैं तो तभी वो उसके पीछे सुनता है कि लोग मर रहे होते हैं। जैसे वो घूम के देखता है तो उसके सारे के सारे भाई बहन यहाँ पे मरे हुए होते हैं और उनके सबके दिल में से एक एक फूल बाहर निकला होता है। वो उसकी आंख घुमाता है दूसरे साइड पे, तब वो देखता है कि वहाँ पे रे की बॉडी होती है और तो और एमा की बॉडी होती है। ये सब देख के वो एकदम से टेंशन में आ जाता है। इतने में उसके पीछे एक बड़ा सा डीमन आता है और वो अपना मुंह खोल के नॉर्मन को खाने वाला होता है। तभी नॉर्मन अपने नींद से उठ जाता है। फिर इसके बाद हमें अगले समय दिखाते हैं कि हमारे तीनों हीरोज वापस से जंगल में जाते हैं और यहाँ पे ये लोग अपना नॉर्मल सा काम कर रहे होते हैं। तभी एमा पूछती है क्या तुम्हें मालूम पड़े कौन सा हमारा बंदा था जो हमारे ऊपर स्पाई कर रहा था। तो नॉर्मन बोलता है कि हाँ, मुझे पता चल चुका है। लेकिन उतने में रे बोलता है कि अरे वो बंदा मैं ही था। वेल, मैं तुम लोग को इस सब चीज के बारे में पहले ही बताने वाला था लेकिन तुम लोग ने मुझे टाइम दिया ही नहीं। तुम लोगों ने असल मेरे पूरे प्लान की वाट लगा दी। जब तुम लोग वहाँ पे गए थे कोनी के पास उसका बनी देने के लिए, तुम लोग ने तुम्हारा बनी वहाँ पे क्यों छोड़ दिया। इस वजह से मॉम को पता चल गया कि कुछ लोगों को पता है डीमंस के बारे में। मैं तुम लोग को हर एक चीज बताने वाला था और हम लोग यहाँ से साथ में निकलने वाले सारे के सारे बच्चों को लेके। तभी एमा बोलती है कि रे, ये तुम्हारे जैसी बात नहीं है, तुम हमेशा सिर्फ अपना फायदा सोचते हो। तो मुझे लग रहा है कि तुमने शायद बाकी बच्चों को यूज किया है कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो रे बोलते है कि मैं इस चीज का जवाब नहीं दे सकता हूँ। तभी एमा रे को पकड़ते और बोलती है प्लीज, चाहे कुछ भी, तुम हमारे किसी भी बच्चे को हाथ नहीं लगाओगे और उनके साथ कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे। ये सब लोग हमारे भाई बहन है और हमें इन सबको लेके यहाँ से भागना है। तभी रे बोलते हैं हाँ ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा, ठीक है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सारे के सारे बच्चे घर में बैठ के बात कर रहे होते हैं। तभी हमारी चश्मिश गर्ल बोलती है कि उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक सीक्रेट रूम बना हुआ है जिस रूम के थ्रू हमारी इजाबेला इस रूम में बैठ के हेडक्वार्टर से बात करती रहती है। तभी डॉन और चश्मिश बोलते हैं कि इन लोग को चेक करना चाहिए कि इस रूम के अंदर क्या है। तो हमारा रे बोलता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर इन लोग को मालूम पड़ेगा कि सारे के सारे बच्चे यहाँ से गायब है तो इन लोग को डाउट गिरेगा हम लोग के ऊपर। मीनवेल, तुम में से 2 लोग जाओ और खाना बनाओ। तो हमारी चश्मिश गर्ल और डॉन नीचे जाते हैं खाना बनाने में हेल्प करने के लिए। लेकिन ये लोग खाना बनाने नहीं जाते हैं, ये लोग जाते हैं इजाबेला के रूम के पास और वो लोग वहाँ पे ठक ठक करते हैं लेकिन उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। फिर इसके बाद ये लोग इजाबेला के रूम में घुसते हैं और यहाँ पे ये लोग चेक करते हैं कि डोर कहाँ पे है सीक्रेट रूम का। तभी हमारी जो ये चश्मिश गर्ल होती है वो ये बुकशेल्फ को खींचते और इसके पीछे इनको डोर दिखता है। ये लोग लंबी लंबी सांस लेते हैं और एक गेट को खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन ये गेट खुलता नहीं है। मीनवाइल इनको दिखता है कि इनके पीछे से मेन गेट खुल जाता है तो ये लोग टेंशन में होते हैं। लेकिन यहाँ पे आता है ये हमारा चिंटू यहाँ पे आके बोला तुम लोग इस चीज के बारे में किसी को मत बताना क्योंकि मैं यहाँ पे छुपा छुपी खेल रहा हूँ। फिर हमें अगले दिन में दिखाते हैं कि डॉन भाई बैठे होते हैं इजाबेला के ऊपर हमला करने के लिए और उनसे वो चाबी लेने के लिए। इसके बाद डॉन भाई चाहता है वो इजाबेला से चाबी चुराता है और वो चश्मिश को दिखाता है, बोलता है कि मैंने चाबी ले लिया है, अब हम जाएंगे रूम के अंदर। मीनवाइल इजाबेला को पता चल जाता है कि उसके पास से कोई ना कोई चीज तो गायब है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि एमा, रे और तो और नॉर्मन ये लोग लाइब्रेरी में ऐसे ही पढ़ रहे होते हैं। तभी एमा बोलती है कि उसको एक स्पेशल बुक मिली है फ्रॉम द राइटर मिनर्वा और ये मिनर्वा बंदे ने हर एक बुक के ऊपर एक एक मॉर्स कोड लिख के रखा है। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि डॉन भाई और तो और चश्मिश गर्ल दोनों ही मिलके ये रूम के अंदर घुस जाते हैं और ये लोग अंदर जाके कुछ ना कुछ डिस्कवर करते हैं। यहाँ पे जितने भी ये मॉर्स कोड वाले बुक होते हैं उन पे लिखा होता है डेंजर, रन, ट्रुथ, मॉन्स्टर्स, हार्वेस्ट और तो और फार्म, ये सब का सब मॉर्स कोड में लिखा होता है। तो ये लोग समझ जाते हैं कि कोई ना कोई बंदा बाहर है जो इनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है इनको और मॉर्स कोड में इन लोग को सब डिटेल्स लिख के दे रहा है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि ये लोग को बच्चों को पता चल जाता है कि बाहर की दुनिया में डेफिनेटली ह्यूमंस है। तो ये लोग बोलते हैं कि हम लोग जैसे बाहर पहुंचेंगे तो हम लोग ये ह्यूमन सोसाइटी के पास जाएंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग ये विलियम मिनर्वा से मिल सके क्योंकि यही हमारी हेल्प करने के लिए रेडी है। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि डॉन भाई और तो और हमारी चश्मिश गर्ल दोनों यहाँ पे रूम में ढूंढ रहे होते और तभी इनको दिखता है यहाँ पे कोनी की गुड़िया यहाँ पे पड़ी होती है और उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे पहले वाले बच्चों की भी गुड़ियाएं पड़ी होती है। तो ये सब देख के लोग समझ जाते हैं कि इन लोग से झूठ बोला गया है कि ये सारे के सारे बच्चे कहीं पे सेफ जगह पे नहीं गए हैं और ये लोग टेंशन में आते हैं। इनको लगता है कि इन सबकी गुड़िया यहाँ पे क्या कर रही है, इसका कुछ ना कुछ रीजन तो होगा ही होगा। तभी डॉन भाई और हमारी चश्मिश गर्ल को सुनाई देता है कि उनके ऊपर वाले रूम में कोई ना कोई घुस रहा है। तो वो लोग एकदम से टेंशन में आ जाते हैं। तभी यहाँ पे इजाबेला को सुनाई देता है कि यहाँ पे किसी चलने की आवाज आ रही है। तो पीछे का गेट खोलने वाली होती है कि तभी वहाँ पे एक छोटा बच्चा आता है जिसकी आंखें नहीं होती है। ये बच्चा यहाँ पे आने के बाद इन लोग को एक चाबी देता है और बोलता है मॉम आपने चाबी नीचे गिरा दी थी। तो ये सुन के इजाबेला को थोड़ा अच्छा लगता है, उसको लगता है कि अच्छा चाबी मुझसे गिर गई थी, कोई टेंशन की बात नहीं है। मीनवाइल यहाँ पे हमारे हीरोज देखते हैं कि डॉन भाई और तो और चश्मिश गर्ल यहाँ पे है ही नहीं। तो ये लोग एकदम से टेंशन में आ जाते हैं और उनको ढूंढने के लिए भाग रहे होते हैं। इसके बाद ये दोनों के दोनों यहाँ से बच के कैसे तो भी निकल जाते हैं। फिर रात के टाइम पे ये लोग बैठ के बातें करते हैं। यहाँ पे डॉन भाई और तो और चश्मिश गर्ल बोलते हैं कि इन लोगों ने वो सीक्रेट रूम में घुस के हर एक चीज देख लिया है और इनको पता चल गया कि इन लोगों से झूठ बोला गया था कि यहाँ पे कोनी को कोई पेरेंट्स के पास नहीं भेजा है, गंदे पेरेंट्स के पास नहीं भेजा है, वो असल में पता नहीं कहाँ चली गई क्योंकि उसकी गुड़िया नीचे पड़ी हुई थी। तभी रे बोलता है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की, तुम लोग वहाँ पे क्यों गए, तुम्हें पता है ना कि तुम अगर वहाँ पे गए तो तुम लोग पकड़े
पकड़े जा सकते हैं। तो डॉन भाई इसके ऊपर गुस्सा होता है, बोलते तुम लोग ने मुझे सच्चाई क्यों नहीं बताई। तो एमा इनसे माफी मांगते और बोलते कि मैं तुमको सब सच सच बताती हूँ। और वो बोलते कि हम लोग असल में यहाँ पे एक फार्म में है और यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो लोग डीमंस का खाना बनने वाले हैं और इसीलिए यहाँ पे हर बर्थडे पे एक एक बच्चा गायब होता है। तो ये सब सुन के डॉन भाई और हमारी चश्मिश गर्ल एकदम से टेंशन में आ जाते हैं और इन लोगों को समझ नहीं आता कि इनको क्या करना चाहिए। इसके बाद डॉन भाई गुस्से में आता है और वो नॉर्मन और रे को मुक्का मारता है और बोलता है कि तुम लोग ने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताया, क्या तुमको ये लगता है कि मैं तुम्हारा हेल्प नहीं करता था। ऐसा बोल के वो गुस्से में रहता है। फिर इसके बाद डॉन भाई बाहर जाता है और रोने लगता है, खुद से बात करता है, बोलता है कि मैं इतना कमजोर क्यों हूँ, मैं मेरे दोस्त लोग को, मेरे भाई बहनों को बचा नहीं पाया, अब तक मेरे कितने भाई बहन मेरे सामने ऐसे ही खत्म हो गए और मुझे लगा कि वो लोग एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, प्लीज मुझे कुछ भी करके इनको बचाना है। फिर इसके बाद सारे बच्चे एक साथ बाहर जाते हैं और एक दूसरे से माफी मांगते हैं। एमा, रे और नॉर्मन इनको माफी मांगते हैं और बोलते हैं कि प्लीज हमें माफ कर दो कि हमने तुमको सब कुछ पहले नहीं बताया। मीनवाइल यहाँ पे ये लोग भी बोलते हैं कि हाँ ये सब ठीक है, चलेगा, कोई इशू नहीं है, तुम टेंशन मत लो, मैं भी तुमसे माफी मांगता हूँ। फिर इसके बाद नॉर्मन सोचता है कि क्या रे ने इनसे सच बोला कि रे इन लोग को डेफिनेटली बचाएगा। ऐसा सोच के नॉर्मन जाता है और वो रे के बेड को चेक करता है। जैसे वो रे के बेड को चेक करता है तो उसको वहाँ पे एक डिब्बा मिलता है और वो डिब्बे के अंदर जब देखता है तो उसको शॉक लगता है क्योंकि इस डिब्बे के अंदर रे का असली प्लान होता है। फिर इसके बाद रे जाता है और वो मॉम को झूठ झूठ बोलता है कि मेरे को ये चोट कैसा लगा। उसके बाद वो बोलता है कि उसको पता चल चुका है कि नॉर्मन असल में इजाबेला को मार के यहाँ से भागने वाला है। तो इजाबेला बोलती है तुम टेंशन मत लो, अगला शिपमेंट स्केड्यूल हो चुका है और वो रे तुम्हारे 12वें बर्थडे पे होने वाला है। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे सारे के सारे बच्चे जंगल में ऐसी बात कर रहे होते हैं और उनके प्लान को डिस्कस कर रहे होते हैं। वो लोग सोच रहे होते हैं कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उतने में वहां पे आती है हमारी ये अफ्रीकन सिस्टर। ये यहाँ पे आके इनको बोलती है कि मैंने सब कुछ सुन लिया है और अब मैं तुम लोग को यूज करने वाली हूँ। ऐसा बोल के वो मस्त डांस करती रहती है और इन लोग को डराती रहती है। उसके बाद वो इनको बोलती है तुम लोग टेंशन मत लो, मैं तुम लोग का साथ देना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे टीम अप करूंगी। तो फिर नॉर्मल बोलता है तुम हमारे साथ टीम अप क्यों करोगे। तो वो बोलती है कि देखो असल में मुझे भी चाहिए कि इजाबेला यहाँ से निकल जाए और मुझे इस फार्म का मॉम बनना है, तो इसीलिए मैं तुम लोग का साथ देने वाली हूँ इस चीज में और तुम लोग को यहाँ से निकलने में हेल्प करूंगी। फिर उसके बाद हमारी ये अफ्रीकन गर्ल इनसे कहती है कि देखो वो खुद भी इसी फार्म में पैदा हुई थी और वो अपने गले पे इनको नंबर दिखाती है और इनसे कहती है कि जब एक लड़की 12 साल की उम्र में पहुंच जाए और उसका स्कोर बहुत अच्छा होता है तो उसे 2 ऑप्शन दिया चाहता है, या तो वो एक मदर बन सकती है या तो वो इन लोग का खाना बन सकती है। तो मैंने चूज किया कि मुझे एक मदर बनना है, तो इसीलिए मुझे ये लोगों ने ट्रेनिंग में डाला और मैं मदर बनने के प्रैक्टिस में हूँ इस वक्त। लेकिन अगर तुम देखो तो मेरे ये चेस्ट के ऊपर एक बहुत बड़ी सी चोट लगी हुई है और ये चोट असल में ये है कि इन लोगों ने इसके अंदर एक ट्रांसमीटर रखा है, तो अगर मैं यहाँ से भागने की कोशिश करूंगी तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी बाहर निकलेगी और वो मुझे खत्म कर देगी और मैं जैसी खत्म होंगी वैसी सारे के सारे डीमंस को पता चल जाए कि मैं खत्म हो चुकी हूँ। तो अगर तुम लोग सोच रहे हो कि तुम लोग इजाबेला को मार के यहाँ से निकलने वाले हो तो ये आइडिया को तुम लोग ड्रॉप कर दो क्योंकि ये काम नहीं करने वाला है। फिर इसके बाद नॉर्मन बोलता है कि ठीक है हम लोग आपका हेल्प लेंगे, लेकिन एमा इसको रोकती है, बोलती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम हम लोग की सेफ्टी कैसे गारंटी करोगी। तो बोलती है कि देखो अगर मैंने तुम लोग की सेफ्टी गारंटी नहीं की तो रे ऑन द स्पॉट ये सब का सब बता देगा इजाबेला को और उसे पता चल जाएगा कि मेरे को ये बात पहले से पता है और इजाबेला मुझे यहाँ से निकाल दी क्योंकि मेरा प्लान है कि मुझे इजाबेला को मारना है और यहाँ से गायब करना है। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि नॉर्मन सबको बोलता है कि उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं है हमारी ये ब्लैक गर्ल के ऊपर। वो बोलता है कि असल में ये जो बंदी है ये डेफिनेटली हम लोग को येड़ा बना रही, क्योंकि अगर इसको हमें हेल्प करना था तो ये हम लोग को पहले यहाँ से भगा सकती थी और वही चीज इजाबेला को यहाँ से हरा सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करी। इसका ये मतलब कि यहाँ से बाहर निकलने का चांसेस बहुत कम है। तो हम लोग का यहाँ से बचने का चांसेस वही है कि हम लोग रे के ऊपर ध्यान दे कि रे कैसे अपना वो ट्रांसमीटर बनाएगा और उससे हमारे ये सबके सब चिप्स को तोड़ देगा। और मुझे ये लग रहा है कि ये ब्लैक गर्ल का प्लान ये है कि ये वेट कर रही है कि फटक से वो हमारे रे का वो उठा ले ट्रांसमीटर और वो दिखा देगी इजाबेला को और वो हम लोग को फंसा देगी। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी मॉम जाती है वापस से गेट के पास और वहां से जाके वो एक पैकेज लेके आती है और पैकेज के अंदर एक लेटर होता है और एक ब्रीफकेस होता है। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि नॉर्मन और एमा दोनों ही गए होते हैं हमारी ब्लैक गर्ल के पास उससे बातचीत करने के लिए। ये लोग उससे पूछते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम लोग कौन सा डिवाइस यूज करते हो हम लोग को ट्रैक करने के लिए। तो फिर हमारी ब्लैक गर्ल बोलते हैं कि देखो हम लोग कंपास यूज करते हैं जिसमें हमें सिर्फ डॉट दिखाता है, हमें ये नहीं मालूम पड़ता कि कौन सा बच्चा कहाँ पे है, लेकिन हमें ये मालूम पड़ता है कि हाँ कोई तो बच्चा किसी जगह पे छुपा हुआ है। तो हमें यहाँ पे सब लोग का एक जनरल लोकेशन दिखता है। उसके बाद वो लोग पूछते हैं तुम मुझे ये बताओ कि हमारा ये ट्रांसमीटर कहाँ पे लगा हुआ है। तो बोलती है ट्रांसमीटर हमारे कान के पास लगा हुआ है। तो ये सुन के हमारे एमा और नॉर्मन हल्का सा रिएक्शन देते हैं। उसके बाद ये बोलती है कि तुम लोग इस ट्रांसमीटर को तोड़ नहीं सकते क्योंकि इसके बारे में इसे खुद को नहीं पता है, लेकिन हाँ इसको निकालने का एक सबसे श्योर शॉट तरीका यही है कि तुम्हें तुम्हारे पूरे कान को काटना पड़ेगा। फिर इसके बाद एमा और नॉर्मन वहां से निकलने लगती है, लेकिन तभी ब्लैक गर्ल उनको रोकती है और हंसने लगती है, बोलती है कि मुझे पहले से ही पता है कि तुम लोग को पता है कि ये सब ट्रांसमीटर और ये सब चीजें कहाँ लगी हुई है, क्योंकि जब मैं तुमको बोला कि तुम्हारे कान में लगा हुआ है वो तुम लोग ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और उसके साथ तुम लोग ने उसको फील भी नहीं किया। तो जरा मुझे ये बताओ कि तुम लोग को और क्या क्या पता है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रे को असल में वो बॉक्स में से एक गिफ्ट मिला होता है जो कि होता है एक इंस्टेंट कैमरा। ये कैमरा से रे मस्त हमारी इजाबेला का एक फोटो लेता है। मैं होता तो मैं भी यही करता था, इजाबेला की फोटो कौन नहीं लेना चाहेगा। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हम हमारे सारे के सारे बच्चे रेडी होते हैं उनका एस्केप करने के लिए, क्योंकि ये उनका एस्केप करने का दिन होता है। तो रे बोलता है कि मैं जाऊंगा और मैं हमारी सिस्टर और मॉम को डिस्ट्रैक्ट करूंगा। मैं मॉम को जाके बोल दूंगा कि सिस्टर का प्लान है कि वो उनको मार के यहाँ से निकलना चाहती है। मीनवेल तुम लोग यहाँ से भाग के जाओ और यहाँ से निकल लो। तुम लोग वॉल के पास जाओगे, उसके आर पार निकल के भाग जाओगे। तभी नॉर्मन बोलता है कि रे असल में एक प्रॉब्लम है, सिस्टर को पहले
पहले ही पता चल चुका है कि हम लोग के पास एक ट्रांसमीटर डिवाइस है जो कि ये चीजों को तोड़ सकता है, तो फिर वो उसको शायद ढूंढने की कोशिश करेगी। तो रे बोलता है कि इसका तुम टेंशन मत लो, ये सबको मैं संभाल लूंगा। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी सिस्टर भाग के जाती है बच्चों के रूम में और वहां पे वो उसका ढूंढने वाला काम शुरू करती है। वो डेफिनेटली ढूंढ रही होती है उस ट्रांसमीटर, क्योंकि वो इसके पहले सोच रही थी कि ये बच्चे लोगों ने ऐसा रिएक्ट क्यों किया कि जैसे मैंने उनको ट्रांसमीटर के बारे में बताया उन्होंने कुछ रिएक्शन दिया ही नहीं अच्छा वाला। तो इसका ये मतलब है कि उन्हें डेफिनेटली पता है कि ट्रांसमीटर को डिस्ट्रॉय कैसे करना है और क्या करना है, जो चीज के बारे में मुझे खुद को नहीं पता। तो इसीलिए वो बैठती है और ढूंढती रहती है हर एक चीज को। वो हर एक बेड हिला रही होती है, हर एक चीज को हिला रही होती है यहाँ से वहां, लेकिन उसे कुछ मिलता नहीं। उसी वक्त यहाँ पे ये चिंटू आता है। तो चिंटू उससे पूछता है कि सिस्टर आप क्या कर रही हो। तो वो चिंटू को देख के सिस्टर बोले तुम टेंशन मत लो, मैं तो यहाँ पे सिर्फ साफ सफाई कर रही थी। फिर चिंटू वहां से निकल लेता है। तो उसके बाद सिस्टर वहां पे बैठ के वापस से हर एक चीज को हिला रही होती है। तभी उसको रे के बिस्तर के नीचे एक पेपर मिलता है और वो पेपर को पढ़ के उसको मालूम पड़ जाता है कि उसको एविडेंस मिल चुका है कि उसे क्या यूज करना है हमारी इजाबेला के अगेंस्ट। तो वो एकदम से खुश होकर नाच रही होती है। मीनवाइल यहाँ पे रे स्माइल करके बोलता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, उसको एक फेक एविडेंस मिला है, हम लोग जीतने वाले हैं। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी सिस्टर अपने रूम में बैठी हुई होती है और वो अपने डॉल के साथ बात कर रही होती है। वो बोल रही होती है कि रे को इस चीज के बारे में कैसे पता चला, इस चीज के बारे में तो इजाबेला तक को नहीं पता है, तो उसने ये चीज को कैसे ढूंढ के निकाल दिया। वेल अभी तो मुझे ठोस सबूत मिल चुका है और मैं जाके ये ग्रैंडमा को दूंगी और जैसे ग्रैंडमा को ये मिलेगा वैसे ही यहाँ से इजाबेला का पत्ता कट और मैं बन जाऊंगी इस घर की नई मॉम। तभी उसके डोर पे ठक ठक होता है और इस डोर पे ठक ठक कर रही होती है हमारी इजाबेला। इजाबेला के हाथ में एक चाकू होता है और वो चाकू हमारी सिस्टर के पास लेके जाती है, लेकिन उसे मारती नहीं है, उसके हाथ में पकड़ाती है और बोलती है कि चाकू से तुम ये लेटर खोल के देख लो। वो लेटर जैसी हमारी सिस्टर पढ़ती है तो उसको शॉक लगता है। फिर इसके बाद जैसी हमारी सिस्टर ये लेटर पढ़ती है तो उसको मालूम पड़ता है कि उसको असल में एक मॉम बना दिया गया है और वो प्लांट नंबर 4 की मॉम बनी है। तभी सिस्टर को फ्लैशबैक आता है कैसे उसने सब बच्चों को बताया था कि यहाँ पे असल में टोटल 5 प्लांट्स है और हर एक जगह पे सेम टू सेम काम चल रहा है और वॉल्स के पीछे ह्यूमंस और डीमंस एक साथ रहते हैं एकदम हार्मनी में, तो वॉल्स के बाहर की दुनिया एकदम अच्छी है। मीनवाइल यहाँ पे हमारी सिस्टर एकदम से कांप रही होती है क्योंकि उसके प्लान टूट गए होते हैं। उसे इसी फार्म की मॉम बना था लेकिन वो इस फार्म की मॉम नहीं बन पाई थी और निकलने के पहले उसके हाथ में एक स्पेशल पेन होता है। वो पेन के साथ उसने एक डिब्बे में कुछ तो लिख के रखा होता है जो वो छुपा देती है एक रूम में और उसके बाद वो थोड़ा टेंशन में बाहर निकलती रहती है। और ये सिस्टर के लिप्स इतने बड़े क्यों है भाई, मुझे लिटरली लिप्स देख के बहुत अजीब सा फील हो रहा है। एक तो इसके बाल एकदम चिड़िया के घोंसले के जैसे और इसके लिप्स एकदम से अजीब से बड़े बड़े हैं। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी सिस्टर जाती है गेट के बाहर और उसको वहां पे दिखती है ग्रैंडमा। ग्रैंडमा को देख के सिस्टर थोड़ा सा डरती है लेकिन सोचती है कि अब उसका प्रमोशन होने वाला है और वो खुद एक मॉम बनने वाली है। तो वो ग्रैंडमा के पास जाती है, उनको हाय बोलती है और बोलती है मॉम मैं आपके लिए एक स्पेशल चीज लाई हूँ। ऐसा बोल के वो उसको वो पेपर पकड़ा देती है और ये पेपर के अंदर लिखा होता है हमारे इन तीनों हीरोज के बारे में। तो ये पेपर पढ़ने का ग्रैंड मॉम बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारे 3 टॉप स्कोरर्स है वो लोग यहाँ से भागने की कोशिश करने वाले हैं। तो ये बोलते हैं कि हाँ मॉम ऐसी ही बात है। तभी वो बोलती है कि अच्छा चलो ठीक है। फिर वो जाती है हमारी सिस्टर के पास और उसके कान में बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि इजाबेला के बच्चे इतने इंपॉर्टेंट क्यों है हम लोग को, क्योंकि वो सबसे बेस्ट बच्चों को ब्रीड करवाती है और उसके साथ साथ उसके बच्चों का दिमाग सबसे अच्छा होता है, इसीलिए उसके बच्चे बहुत हाई प्राइस पे बिकते हैं। तो अगर कोई भी इजाबेला के ऊपर हमला करने आएगा तो हम लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। ऐसा बोल के वो इसके कान के बगल से निकल जाती है और उसी वक्त सिस्टर को मालूम पड़ जाता है कि वो फंस चुकी है इन लोग के प्लान में। फिर इसके बाद ग्रैंड मॉम वहां से निकलती है और सिस्टर के सामने आता है एक खूंखार डीमन। ये डीमन को देख के तो भाई जो मेरे को डर लगा। ये एनिमे का डीमन का एनिमेशन बहुत सही है और इसके सीजन 2 का तो मुझे बहुत वेट है क्योंकि सीजन 2 लिटरली डीमन से भरा हुआ है और ऐसा क्यों है वो आपको ये सीजन के एंड में पता चल जाएगा। वेल जैसे ये डीमन यहाँ पे आता है वैसे ही सिस्टर के पीछे गेट बंद हो जाता है और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे सारे बच्चे मजे से खाना खा रहे होते हैं। तभी हमें दिखाते हैं कि ये डीमन जा रहा होता है हमारी सिस्टर के पास उसको खाने के लिए। उसके ठीक बाद हमें सिस्टर का बैक स्टोरी दिखाते गए लोग। इसके बाद उसके बैक स्टोरी में हमें ये दिखाते हैं कि बचपन में जब हमारी ये सिस्टर 12 साल की हुई थी तब उसको ऑप्शन मिला था कि वो एक मदर बन सकती है। उसके सामने तभी भी डीमंस आए थे तो सिस्टर ने चूज किया कि वो एक मदर बनेगी और वो सबसे बेस्ट मदर बनेगी। इसीलिए वो हमेशा अपनी प्रैक्टिस करती रहती थी, अपना काम अच्छे से करती रहती थी और ऐसी उसने उसे कॉम्बैट स्किल्स बनाए, उसने उसका कपड़ा सिलने वाला स्किल्स बनाया और हर एक चीज में वो एकदम परफेक्ट हो गई, पढ़ाई लिखाई सब में। फिर उसके जब वो अपने ट्रेनिंग में थी तो एक दिन उसने देखा कि एक डॉक्टर यहाँ पे कुछ तो बातचीत कर रहा था और तभी उसने वो पेन वहां से डॉक्टर का उठाया और यही पेन को उसने बच्चों के डिब्बे के साथ उस रूम में रख दिया और उसने बोला कि ये बच्चे लोग काश इसे ढूंढ ले। मीनवेल हमें दिखाते कि डीमन इसके करीब आता रहता है और घर में सब बच्चे मस्त खाना खा रहे होते हैं। बचपन से ही हमेशा हमारी सिस्टर के पास उसका वो अजीब सा टकला डॉल था। उसी वक्त डीमन सिस्टर को पकड़ता है और उसको पकड़ के दबाने लगता है और उसको मारने लगता है। तभी सिस्टर मरने के पहले बोलती है कि मैं बस ये विश करती हूँ कि ये तीनों बच्चे यहाँ से बच के भाग जाए। मैं नहीं चाहती कि इनका भी मेरे जैसा कुछ हाल हो। इन बच्चों ने बहुत कोशिश की और मैं चाहती हूँ कि ये लोग यहाँ से बच के निकल जाए। उसी वक्त वो डीमन सिस्टर को मार देता है और उसके दिल में एक और व्हाइट फ्लावर लगा देता है जो उसके ब्लड को चूस के रेड फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके बाद हमें दिखाते हैं सिस्टर की डेड बॉडी। तो सब लोग चैट में लिख दो रेस्ट इन पीस ब्लैक सिस्टर। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा रे मॉम को लेके जा रहा होता है अंदर के रूम में उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। मीनवेल यहाँ पे एमा और नॉर्मन भाग रहे होते हैं वॉल के पास क्योंकि उन लोगों ने सोच कर रखा होता है कि वो लोग वॉल को क्लाइंब करेंगे और देखेंगे कि वॉल के पार में क्या है। तभी सिस्टर यहाँ से जा चुकी है, ऐसा हमारी इजाबेला रे को बोलती है। तो रे बोलता है आप क्या बोल रही हो। तभी वो बोलती है कि मैंने सिस्टर को खत्म करवा दिया है और मैं पहले
से ही जानती हूँ कि तुम मेरे ऊपर स्पाई कर रहे थे, है ना रे, लेकिन चलो इसकी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो और अब जाके मैं तुम्हारे दोस्तों को भी पकड़ने वाली हूँ। ऐसा वो रे को बोलती है। तो रे भाग के जाता है और हमारी मॉम को हक कर लेता है और वो बोलता है कि आप यहाँ से नहीं जा सकते हो। तभी मॉम उसको धक्का मारती है और रूम के अंदर बंद करके वहां से निकल लेती है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि डॉन भाई और तो और चश्मिश गर्ल दोनों ही टेंशन में होते हैं क्योंकि अब तक उन लोग को रे के पास से कुछ सिग्नल नहीं मिला होता है। लेकिन तभी मॉम नीचे आती है अपना कंपास लेके और स्माइल कर रही होती है और बोलती है कि तुम लोग टेंशन मत लो। तो ये देख के डॉन भाई और तो और चश्मिश गर्ल दोनों ही भागते हैं रे को बचाने के लिए। तो डॉन भाई एकदम जोर से दरवाजे पे धक्का मार के दरवाजे को तोड़ देता है और वहां से रे को बाहर निकाल लेता है। फिर उसके बाद रे और बाकी सब लोग भाग भाग के जाते हैं एमा और नॉर्मन के पास। लेकिन तभी हमें दिखाते हैं कि एमा ने पेड़ में से वो रोप को निकाल लिया है और वो लोग रोप को यूज करने वाले होते हैं कि तभी वहां पे मॉम आ जाती है। मॉम वहां पे आने के बाद बोलती है कि मेरे बच्चों, आज मैं तुम लोग से एकदम नॉर्मली बात करूंगी और बिना किसी चीज को छुपाए तुमसे बात करूंगी। फिर इसके बाद मॉम बोलती है कि आज मैं तुमको ये बताऊंगी तुम लोग असल में यहाँ पे इसलिए लाए गए हो ताकि तुम लोग इन डीमंस का खाना बन सको। लेकिन 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 इसमें तुम्हारे लिए ही अच्छा है क्योंकि बाहर की दुनिया जितना तुम सोच रहे हो उतनी अच्छी नहीं है। बाहर की दुनिया इससे 100 गुना ज्यादा बेकार है और खतरनाक है। तो इसीलिए तुम लोग के लिए अच्छा यही होगा कि तुम लोग अपनी यहाँ पे जान छोड़ दो और यहाँ से चुपचाप खाना बन के निकल जाओ। तो एमा बोलती है कि नहीं, मेरे को ऐसे नहीं जीना है। अगर मेरे को ऐसे जीना पड़े तो मैं इससे अच्छा बाहर जाके स्ट्रगल करके जीऊंगी। तो इसाबेला बोलती है कि तुम लोग मेरी बात समझ जाओ। तभी नॉर्मन बोलता है कि हम लोग आपकी बात नहीं समझने वाले। ऐसा बोल के एमा और रे दोनों ही भागते हैं मॉम की तरफ और नॉर्मन भागता है दीवार की तरफ। एमा मॉम को पकड़ के रखती है और वो उनके हाथ से कंपास लेने की कोशिश करती है और इस वक्त नॉर्मन भाग रहा होता है वॉल के पास रोप को लेके। लेकिन तभी मॉम हंसती है और एक हड्डी टूटने की आवाज सुनाई देती है और जोर से एमा के चिल्लाने की आवाज आती है। इस वक्त मॉम ने लिटरली एमा का पैर तोड़ दिया होता है और ये देख के सब लोग डर जाते हैं। ये लोग समझ जाते हैं कि मॉम यहाँ पे लिटरली इनकी विलन है और दुश्मन है। लेकिन तभी मॉम इनसे कहती है कि मैं तुम सबसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं ये तुम्हारे अच्छे के लिए ही कर रही हूँ क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत ज्यादा ही खतरनाक है और तुम यहाँ से भाग सकते हो भी नहीं। फिर उसके बाद इसाबेला बोलती है कि अभी एमा तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा पैर 2 से 3 महीने में ठीक हो जाएगा और कल के दिन फिर तुम इंजॉय भी तो कर सकती हो क्योंकि कल तुम्हारे सबसे फेवरेट नॉर्मन का आखिरी दिन है। वो कल शिप आउट होने वाला है और तुम 3 लोग मेरे सबसे स्पेशल बच्चे हो, तुम लोग सबसे हाईएस्ट क्वालिटी के हो। तो मैं तुम लोग को एकदम परफेक्ट प्रिस्टीन कंडीशन में ही बाहर भेजूंगी। तो कल के दिन बहुत अच्छा दिन होने वाला है नॉर्मन तुम्हारे लिए। खुश हो जाओ, कल तो तुम बाहर जाने वाले हो। तो ये सुन के नॉर्मन एकदम से डर गया होता है और उसकी आंखों में आप लोग को खौफ दिख रहा होगा। फिर इसके बाद सिस्टर मॉम एमा को गोद में लेके आती है घर में सब बच्चों के पास और बच्चे पूछते हैं कि मॉम एमा को क्या हो गया एमा को। तो वो बोलती है कुछ नहीं, एमा खेलते खेलते गिर गई और उसका पैर टूट गया और कुछ नहीं। इसके बाद नॉर्मन बैठा होता है एमा के बगल में और वो एमा को बोल रहा होता है कि एमा तुम टेंशन मत लो, हमारा प्लान अभी भी चालू ही है। तभी लेकिन एमा बोलती है कि तुम ऐसा मत बोलो, मुझे पता है कि तुम बच सकते। तभी नॉर्मन स्माइल करता है और बोलता है एमा तुम टेंशन मत लो। ऐसा बोल के वो बाहर निकलता है और पानी पीने जाता है। लेकिन वो एकदम से खौफ में डर रहा होता है क्योंकि उसे खुद को नहीं मरना होता है। वो सोच रहा होता है कि वो क्या कर सकता है लेकिन उसके दिमाग में कुछ नहीं आता है। इसके बाद रे यहाँ पे आता है और एमा को बोलता है कि एमा हम लोग आज ही नॉर्मन को यहाँ से भागने की कोशिश करने वाले हैं, तुम टेंशन मत लो, हम लोग हमारा प्लान आज का यूज करने वाले हैं और हम लोग फुल फोर्स में नॉर्मन को यहाँ से बचा के रहेंगे। देखो तुम्हारा पैर टूट चुका तो मॉम तुम्हें शिप आउट करने वाली है नहीं, इसलिए हम लोग नॉर्मन को कैसे भी करके यहाँ से निकालने वाले हैं। फिर इसके बाद नॉर्मन जैसे ही रूम में घुसता है तो वो देखता है कि यहाँ पे एमा और रे बैठे होते हैं। ये दोनों नॉर्मन को बोलते हैं कि नॉर्मन तुम अब यहाँ से आज रात को भाग जाओ ताकि तुम सेफ रहो। तभी नॉर्मन बोलता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो ये सुन के दोनों भड़क जाते हैं नॉर्मन के ऊपर, बोलते हैं कि तुम्हें भागना ही पड़ेगा। तभी नॉर्मन बोलता है कि अगर मैं यहाँ से भाग गया तो ये लोग यहाँ की सिक्योरिटी बढ़ा देंगे और उसके साथ मेरे जगह किसी और को शिप आउट कर देंगे, तुम दोनों में से किसी को। तो तभी एमा बोलते हैं कि तुम इस चीज का टेंशन मत लो, देखो मेरा पैर टूटा हुआ तो ये लोग मेरे को तो शिप आउट नहीं करेंगे और रे भी अपना पैर तोड़ सकते हैं ताकि ये लोग रे को भी शिप आउट ना करें क्योंकि इन लोग को एकदम टॉप क्वालिटी मीट चाहिए हमसे। तो ये सुन के रे बोलता है कि अरे तुम तो एकदम जीनियस हो एमा, मैं तुम्हें खाली फुकट गधी समझता था। तभी ये बोलते हैं कि देखो ये लोग सिक्योरिटी बढ़ा सकते क्योंकि अगर इन्होंने सिक्योरिटी बढ़ाया और यहाँ पे कुछ टेंशन हो गया तो बच्चे लोग प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होंगे, तो इसमें इन लोग का ही नुकसान है। तो इसीलिए तुम्हारा आज भागना सबसे बेस्ट बेट होगा यहाँ का। फिर ये सुन के एमा और रे दोनों ही बोलते हैं कि हम लोग अपने आप को बीमार भी कर लेंगे ताकि हम लोग एकदम से बेकार कंडीशन में हो, तो तब तो ये लोग हमें शिप नहीं करेंगे, हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले हैं नॉर्मन, तुम टेंशन मत लो। तो ये सब सुन के नॉर्मन एमा और सब लोग रोने लगते हैं और खुश हो जाते हैं। इसके ठीक बाद रे अपने जेब से एक ट्रांसमीटर निकालता है और वो नॉर्मन को देता है, बोलता है तुम इसको यूज करके अपने कान का चिप तोड़ देना। तभी रे बोलता है कि मैंने इस आइटम को पिछले 6 साल से पहनाने के लिए कोशिश की है, मैं हमेशा से मॉम से कोई ना कोई गिफ्ट मांगता था और इस आइटम में उसका यूज करके उसको बनाता रहता था। मैंने जब से ट्रूथ जाना इस जगह तब से मैं इस चीज को ऐसे ही बना रहा हूँ। तभी नॉर्मन पूछता है कि रे तुम्हें ये सब कैसे पता है, तुम हमें जरा कुछ बताओ। तो तभी रे बोलता है कि ठीक है, असल में मैं एक रेयर चाइल्ड हूँ, जब मैं पैदा हुआ था तब मेरे अंदर वो प्रॉब्लम नहीं था जो बच्चे लोग अपनी सारी की सारी बचपन की बातें भूल जाते हैं, मुझे हर एक चीज याद है। जब मैं पैदा हुआ था उसी दिन मैं सुना था कि एक अजीब सा गाना जो असल में इसाबेल का गाना है, ये गाना सुनने के बाद से मुझे हर एक चीज अब तक याद है कि क्या हुआ और क्या नहीं। फिर उसके बाद वो बोलता है कि क्या जो गेट है ये गेट असल में बाहर नहीं जाता, ये गेट इनके हेडक्वार्टर में जाता है। हम लोग का ये पूरा का पूरा जो फार्म है वो एक सर्कल में बना हुआ है और हर एक फार्म एक एक सर्कल के कोने पे है और इसके बाद बीच में इनका हेडक्वार्टर्स है, इसलिए यहाँ पे इन लोगों को कोई टेंशन है ही नहीं। उसके साथ ही साथ मुझे ये भी पता है कैसे इन सब ने हमें बचपन में अलग अलग किया था और सारे के सारे डीमन का चेहरा मुझे पहले से ही पता है, मैं ये सब चीज बचपन से जानता हूँ। मुझे एक एक चीज पता है कैसे मेरे एक एक भाई बहन यहाँ से शिप आउट हुए हैं और वो लोग कैसे
मरे हैं, मैंने हर एक चीज सहा है। फिर इसके बाद रात में मॉम सबसे कहती है कि तुम लोग नॉर्मन से एक लास्ट टाइम मिल लो क्योंकि कल नॉर्मन का आखिरी दिन होने वाला है। तो यहाँ पे सारे बच्चे नॉर्मन से मिलते हैं और बहुत उदास रहते हैं और खुश भी रहते हैं। इसके ठीक बाद हमें रात में दिखाते हैं कि नॉर्मन ऐसे ही अपने रूम में बैठा होता है और वो अपने रूम से बाहर निकल के सिस्टर का ड्रॉर खोल के देखता है। तो उसको वहां पे वो पेन मिलता है और वो सिस्टर का नोट मिलता है। तो ये सब देख के जब वो उनको पढ़ता है तो उसको बहुत शौक लगता है। वो बोलता है ये सब क्या लिखे गए यहाँ पे। इसके ठीक बाद हमें दिखाते हैं कि अगले दिन नॉर्मन निकलता है अपने भागने के प्लान पे, लेकिन वो ट्रांसमीटर से अपना कान का वो चिप को नहीं तोड़ता है। वो यहाँ पे रोप को लगाता है पेड़ के पास और उसके साथ भाग के चढ़ता है ऊपर। जैसे वो ऊपर चढ़ता है वैसे वो देखता है बाहर, तो उसको देख के शौक लगता है और वो बोलता है इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि इसाबेला खड़ी होती है एमा और रे के साथ और उनको बोलती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि नॉर्मन भाग जाएगा? वो देखो नॉर्मन आ रहा है। तभी हमें दिखाते हैं कि नॉर्मन यहाँ पे चल के आ रहा होता है। तो ये देख के एमा और रे इन दोनों की हवा टाइट हो जाती है। इसके बाद नॉर्मन का चेहरा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। तो रे उसको बोलता है कि तुम पागल, तुम भागे क्यों नहीं? तो तभी नॉर्मन बोलता है कि भागा क्यों नहीं? वेल इसका रीजन ये है कि हम लोग बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं क्योंकि वो वॉल के पीछे कोई जंगल या कोई जगह नहीं है, एक खाई है। तो ये सुन के सब लोग डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर इसके बाद नॉर्मन बोलता है कि लेकिन मेरे को एक रास्ता पता है कि हम लोग यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। ऐसा बोल के वो उसके सामने एक ड्राइंग बनाता है जो कि एक हेक्सागन शेप का होता है। वो बोलता है कि देखो यहाँ पे टोटल 6 फार्म है और बीच में हेडक्वार्टर है और यहाँ पे इस फार्म के पास यहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ है। हम लोग इस ब्रिज के थ्रू यहाँ से निकल सकते हैं जो कि हेडक्वार्टर के थ्रू लीड होता है। तो हमें यहाँ से सब बच्चों को निकालना पड़ेगा। इसके बाद चिंटू यहाँ पे आता है और बोलता है कि नॉर्मन तुम्हें मॉम बुला रही है क्योंकि तुम्हारा फैमिली यहाँ पे आ चुका है तुम्हें लेने के लिए। तो फिर नॉर्मन यहाँ से निकलने के पहले एमा और रे को वो ट्रांसमिटिंग डिवाइस देता है और बोलता है कि मैंने इसको नहीं यूज किया क्योंकि मुझे इसको यूज नहीं करना था, तुम लोग इसको यूज करो और यहाँ से निकल जाना। इसके बाद ये दोनों रोने लगता है और बोलते हैं कि नॉर्मन तुम मत जाओ। तभी नॉर्मन इनको हक करता है और बोलता है कि प्लीज तुम लोग यहाँ से भाग जाना और मेरे बारे में भूल जाना, तुम लोग मेरे सबसे बेस्ट फैमिली मेंबर्स थे। ऐसा बोल के वो अपना बैग पैक करने लगता है। तभी उसको दिखता है कि यहाँ पे एक कप और धागा होता है। तभी उसको एक बैक स्टोरी याद आती है। जब बचपन वो एक बार बीमार पड़ गया था तभी एमा उसके पास आके बैठी रहती थी उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तभी मॉम उनके पास आई और बोले कि एमा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? अगर तुम रे के साथ बैठोगी तो तुम्हें भी नॉर्मन की बीमारी लग जाएगी। तभी वो बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे रे ने कहा है कि मैं बीमार नहीं हो सकती हूँ। तभी रे पीछे से आता है और बोलता है कि अरे ये बुक में लिखा है गधे लोग कभी बीमार नहीं होते। तो ये देख के एमा को बहुत गुस्सा आता है। उसके ठीक बाद एमा यहाँ से बाहर निकलती है और वो 2 ग्लास पकड़ती है और उन लोग उनके बीच में एक रस्सी बांध के नॉर्मन को दे देती है और बोलती है कि नॉर्मन तुम ये ग्लास अपने पास रखो और मैं ये ग्लास को बाहर खड़ी होकर तुमसे बात करूंगी। और इसी ग्लास के थ्रू ये लोग रात भर बात करते रहते थे। इसके बाद सारे बच्चे नॉर्मन को बाय बोलते हैं और नॉर्मन यहाँ से अपना फेक स्माइल करके निकल रहा होता है। लेकिन तभी एमा भाग के आती है और नॉर्मन को पकड़ के उसको बोलती है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। ऐसा बोल के वो अपने हाथ से नॉर्मन के कान को जलाने वाली होती है वो ट्रांसमिटिंग डिवाइस, लेकिन नॉर्मन उसको रोक देता है। तभी एमा नॉर्मन को बोलती है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं मारने दूंगी, मेरे लिए तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो ये सब सुन के नॉर्मन का दिल पिघलता है और वो सोचता है कि वो एक लास्ट टाइम एमा का मुंह पकड़ना चाहता है। ऐसा बोल के वो एमा को टच करने वाला होता है कि तभी इसाबेला वहां पे आती है और बोलती है नॉर्मन तुम्हारा टाइम हो गया। ऐसा बोल के वो नॉर्मन को वहां से लेकर चली जाती है। इसके बाद बाहर चलते हुए नॉर्मन इसाबेला से पूछता है कि मॉम क्या आप सच में बहुत खुश हो कि आप हम लोग को ऐसे डिस्ट्रॉय कर रही हो? तो ये सुन के इसाबेला बोलती है कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को तुम जैसे बच्चे मिले जिनको मैं रेस कर पाई और मैंने उनके साथ इतना टाइम स्पेंड किया। इसके बाद यहाँ पे गेट खुलता है और नॉर्मन अंदर जाता है और वो वही सेम ट्रक देखता है। ये ट्रक देख के उसको पहले वाला फ्लैशबैक आता है कैसे कोनी के टाइम पे उन लोगों ने ट्रक देखा था और यहाँ पे डीमंस आए थे। उसके ठीक बाद इसाबेला उसको बोलती है कि तुम यहाँ पे थोड़ा टाइम वेट करो, मैं थोड़ा टाइम में आई। इसके ठीक बाद हमें दिखाते हैं कि नॉर्मन के सामने एक डोर खुलता है और उसमें कुछ तो भी तरह का लाइट होता है। तो ये देख के नॉर्मन एकदम से शॉक हो जाता है। अब इसके आगे क्या हुआ मुझे नहीं पता। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं और रे और एमा ये दोनों ही एकदम से डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं और एकदम से डिप्रेस हो गए होते हैं क्योंकि यहाँ पे नॉर्मन नहीं होता है। रे एक कोने में पड़ा रहता है और सारे के सारे बच्चे उसको देखते हैं कि रे कैसे उदास पड़ा हुआ है और एमा भी ऐसी उदास पड़ी होती है। एमा अपने बिस्तर पे रो रही होती है और ये लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। तभी डॉन भाई और तो और हमारी चश्मिश गर्ल दोनों ही जाके रे को चेयर अप करने की कोशिश करता है। तभी रे बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो कि मेरे वजह से ऐसा सब हो गया, लेकिन अब मैं यहाँ से भाग नहीं सकता हूँ। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि एमा ऐसे ही एक दिन अपने बिस्तर पर बैठ के रो रही होती है कि तभी इसाबेला वहां पे आती है और वो एमा को कहने लगे बोलती है कि बेटी तुम मत रो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए बहुत पेनफुल हो रहा है और तो और तुम इसका कुछ कर नहीं सकती हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं जब तुम्हारा शिपिंग का बारी आएगा तब मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगी कि तुम एक मदर बन जाओ। तो ये सुन के हमारी एमा बोलती कि नहीं मुझे एक मदर नहीं बनना है। तो इसाबेला बोलती कि ठीक है ये तुम्हारी इच्छा है, अगर तुम्हें एंड तक ऐसे ही सफर करना है इस चीज को तो तुम इसे सफर कर सकती हो, लेकिन अगर तुम एक मदर बन गए तो तुम्हारी जिंदगी पहले अच्छी हो जाएगी। तो बोलती कि नहीं मैं ऐसा काम नहीं करना चाहती हूँ। तो इसाबेला बोलती ठीक है। उसके बाद हमें दिखाते कि ऐसे ही बहुत सारे दिन बीत चुके होते हैं और एमा और रे दोनों ही एकदम से डिप्रेस हो चुके होते हैं पूरा 100%। ऐसे ही टाइम बीत जाता है और बारी आती है रे के बर्थडे की और उसका शिपिंग का टाइम आ चुका होता है। इसके बाद रे ऐसे ही हॉल में बैठ के वही इसाबेल का ललाबाई गा रहा होता है। तभी एमा वहां पे आती है और बोलती है कि रे क्या तुमने सच में ये सब चीजों को गिव अप कर दिया है? तो रे बोलता है कि नहीं एमा मैं अभी भी भागने की सोच रहा हूँ। और तभी एमा भी स्माइल करते हुए बोलती है कि हाँ मैं भी भागने का सोच रही हूँ। इसके बाद रे बोलता है कि देखो हमने ये 2 महीना एक दूसरे बिल्कुल भी बात नहीं किया और एकदम से डिप्रेस होने का एक्टिंग किया था, जिस वजह से मॉम को लगता है कि हम लोग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, लेकिन ये एक पूरा एक्टिंग था। अभी हम आज रात को यहाँ से भागने वाले हैं। डॉन और तो और हमारी चश्मिश गर्ल ने ये पूरा प्रिपरेशन करके रखा है। देखो हम लोग यहाँ से ब्रिज से नहीं भाग सकते हैं और गेट से तो भाग ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही हम लोग यहाँ से भाग लेंगे वैसे सिक्योरिटी बढ़ जाएगी और ब्रिज वाला एरिया
तो गया, तो हमारा एक ही रास्ता बचा और वो होगा हम लोग यहाँ से वो खाई को पार करेंगे। और उसके लिए मैंने सारा का सारा प्रिपरेशन करके रखा है। ये देखो मेरे पास इतने सारे ऑयल के डिब्बे हैं, तो तुम समझ जाओ कि मैं यहाँ पे आग लगाने वाला हूँ। तभी रे बोलता है कि देखो एमा, मेरा ये पहले से ही प्लान था। ऐसा बोल के वो अपने ऊपर पूरा पूरा पेट्रोल डालता है और बोलता है कि मैं अपने आप को जलाने वाला हूँ और मॉम मुझे छोड़ के नहीं जाएगी, क्योंकि मैं एक परफेक्ट स्कोर वाला बंदा हूँ। मॉम ने इतनी मेरे ऊपर समय और मेहनत बर्बाद की कि वो मुझे छोड़ने नहीं वाली है, तो इसीलिए तुम मुझे थोड़ा टाइम और दो। मैं यहाँ पे जलता रहूंगा और मैं इन सब डीमंस को अपने मीट को खाने नहीं दूंगा। ये लोगों ने 12 साल इंतजार किया मुझे खाने का, एक परफेक्ट स्कोर को, लेकिन इन्हें ये मौका नहीं मिलेगा। ये मेरा एक अटोनमेंट है, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी गलती की। मैंने मेरे सारे भाई बहनों को मरते हुए देखा और मैं कभी उन्हें बचा नहीं सका, क्योंकि मैं इतना बेकार था और इतना हेल्पलेस था। लेकिन आज मैं इन लोग को दर्द दूंगा, वही जो इन लोगों ने मुझे दिया है। मेरे भाई बहनों को ये लोग नहीं खा सकते हैं और मैं यहाँ पे पूरे पूरे फार्म को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो एमा तुम इसी चीज का फायदा उठा के यहाँ से भाग जाना। ऐसा बोल के वो माचिस पे आग लगाता है और उसी वक्त रात के 12 बजते हैं और उसी वक्त हो जाता है रे का बर्थडे। तभी रे बोलता है एमा थैंक यू सो मच कि तुम मेरे साथ इतने टाइम से थी और तुम मेरी एक बहुत अच्छी बहन। ऐसा बोल के वो वहाँ पे माचिस की तीली गिराता है और बोलता है एमा बाय बाय। मीनवाइल यहाँ पे इसाबेला मस्त अपना ललाबाई गा रही होती है कि तभी उसको अलार्म सुनाई देता है कि आग लग चुकी है। तभी वो सुनती है कि उसको एक चिल्लाने की आवाज आ रही है। तभी वो गेट खोलती है तो देखती है कि वहाँ पे बहुत बड़ी आग लगी होती है और एमा बीच में गिरी हुई होती है एकदम दर्द में। तभी इसाबेला अपने जेब से वो वॉच निकालती है और देखती है कि रे सही में वो आग के बीचों बीच पड़ा हुआ है। फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारी चश्मिश गर्ल ने सारे के सारे बच्चों को घर में से बाहर निकाल दिया होता है। तभी हमारी इसाबेला एक फायर एक्सटिंग्विशर लेके आती है और वो उससे ये आग बुझाती है और वो सोचती है कि उसे कम से कम रे के बचे खुचे बॉडी पार्ट्स को रिट्रीव करना है और उसके ब्रेन को तो कम से कम उसको लेके आना है ताकि उसका ब्रेन वो बेच सके। लेकिन इतने में वो बोलती है कि एमा तुम यहाँ से भाग जाओ। तभी वो देखते कि एमा वहां से भाग चुकी होती है, तो वो उसके कंपास पे चेक करे तो एमा एक बाथरूम के अंदर बैठी होती है। तो वो जाती है देखने के लिए कि एमा कहाँ पे है, तो वो देखती है कि वहाँ पे एमा नहीं होती और वहाँ पे एक बकेट होता है। जैसे वो बकेट को हटाती है तो उसके पीछे उसको एमा का कान दिखता है जो कि कटा हुआ कान होता है। तभी उसे गुस्सा आता है क्योंकि उसको समझ आता है कि वो फंस चुकी है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं यहाँ पे सारे के सारे बच्चे भाग भाग के वॉल के पास पहुंच चुके होते हैं और एमा अपने कान पे एक पट्टी बांध के रखी हुई होती है। लिटरली ये बंदी ने अपने आप को बचाने के लिए 11 साल की उम्र में अपने कान को काट दिया है। भाई तुम लोग समझ सकते हो कितना स्ट्रेंथ लगता है इस चीज के लिए। और मीनवाइल रे ने लिटरली अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया अपने सारे के सारे भाई बहनों के लिए। ये लोग बच्चे नहीं है, ये लोग सुपर ह्यूमंस है यार। बट तभी हमें दिखाते हैं कि रे यहाँ पे जिंदा होता है। क्या ये कैसे हो गया? तभी हमें ये लोग फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जैसे ही रे यहाँ पे 12 बजा होता है और उसने माचिस की तीली अपने ऊपर गिराई होती है, तभी एमा यहाँ पे आती है और वो इन सब चीज को रोक देती है। वो रे को बोलती है कि रे मेरे पास एक प्लान है, तुम यहाँ से बच के भाग सकते हो हमारे साथ। तभी वो बोलती है कि सारे के सारे बच्चों ने प्रिपरेशन करके रखा है कि वो लोग यहाँ पे ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि एक इंसान यहाँ पे जला हुआ है और रे को अपना कान काट के यहाँ पे रखना होता है। यहाँ पे इन लोगों ने रखे होते हैं बहुत सारा मीट, सॉसेजेस और तो और बाल, और इन सबको इन्होंने इंसान के बॉडी पार्ट में कवर अप करके रख दिया होता है। फिर इसके बाद हमें मालूम पड़ता है कि एमा को ये सब पहले से ही पता था। और एमा को ये सब पहले से कैसे पता था? उसका रीजन ये है कि उसको ये सब नॉर्मन ने बताया था और नॉर्मन को ये सब तब मालूम पड़ा जब उसने रे का जब बैग को चेक किया था और जब वहां उसको मेन फाइल मिला था उसके अंदर रे ने ये सब पहले लिख कर रखा था। तो नॉर्मन ने एक नोट में हर एक चीज लिख कर रखा था कि एमा को क्या करना है और कैसे करना है। तभी वो नॉर्मन की सारी बातों को फॉलो करती है और उसको सब पता रहता है कि रे क्या करने वाला है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि इसाबेला नीचे भागती है सारे के सारे बच्चों के पास जाने के, लेकिन उसके डोर को किसी ने बंद करके रखा होता है और उसके लॉक के अंदर सबका सब मिट्टी विट्टी बांध के रखा होता है। तभी हमें दिखाते हैं कि सारे बच्चे यहाँ से भाग रहे होते हैं। तो रे इनसे पूछता है कि सारे बच्चों को ये सब चीज के बारे में कैसे पता चला? तो हमारा डॉन भाई बोलता है कि एमा और नॉर्मन ने ये सब पहले से ही करके रखा था। उन लोगों ने बोला कि इसाबेला को लगता है कि सिर्फ एमा और नॉर्मन ये दो लोग को पता है मॉन्स्टर के बारे में, इसलिए उन लोगों ने मॉन्स्टर के बारे में सबको बता दिया और सबको बोला कि तुम लोग प्रिटेंड मत करो। और उसके बाद हर दिन सारे के सारे बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहते यहाँ से भागने की। इसके बाद जैसे ये लोग वॉल के पास पहुंचे तभी एमा को दिखता है कि उसके सामने नॉर्मन की आत्मा आ गई है और ये सब देख के सारे के सारे बच्चे रेडी होते हैं वॉल को क्लाइंब करने के। तभी रे बोलता है कि अरे यहाँ पे तो मुझे बच्चे बहुत कम दिख रहे हैं। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि इसाबेला यहाँ पे खड़ी होती है, इस घर को जलता हुआ देख रही होती है और उसने हेडक्वार्टर में बोल दिया होता है कि यहाँ पे आग लग चुकी है और सारे के सारे बच्चे यहाँ से जल के खत्म हो गए हैं। तभी वो पागल हो जाती है और साइको होकर दीवार पे देख के बोलती है कि मेरे बच्चे अभी भी जिंदा है, रे और एमा जिंदा है, तुम लोग मेरे प्यारे प्यारे बच्चे कहाँ तक भागोगे? फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि चिंटू यहाँ पे अभी भी होता है और वो मॉम का पैर पकड़ता है। तो मॉम को शौक लगता है कि यहाँ पे बच्चा कहाँ से आ गया। मीनवाइल यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि एमा रे को बोलती है कि यहाँ पे उसने सारे के सारे बच्चों को लेकर जाने का प्लान नहीं किया है। उसने ये सोचा कि वो 6 साल से ऊपर के बच्चों को लेके जाएगी और कुछ टाइम बाद वो यहाँ पे आएगी और यहाँ पे आके बाकी सारे बच्चों को यहाँ से लेके जाएगी। उसके साथ साथ वो आसपास के सारे फार्म के हर बच्चे को यहाँ से भगा के लेके जाने वाली है कुछ टाइम के बाद। तभी हमें दिखाते हैं यहाँ पे सारे बच्चे रेडी होते हैं, वॉल के ऊपर चढ़ते हुए रहते हैं, रस्सी क्लाइंब कर करके वो लोग सब लोग ऊपर चढ़ चुके होते हैं। अब उनको पार करना होता है इस खाई को। अभी लोग खाई कैसे पार करेंगे चलिए देखते हैं। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि एमा ने ये सब का सब चीज वो छोटू को बोल के रखा होता है और छोटू ये सब का सब चीज समझ गया होता है और रोने लगता है। तभी वो बोलता है कि प्लीज तुम मुझे छोड़ना मत और हम लोग को बाद में लेने के लिए आ जाना। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि इसाबेला बोलती है फिल को कि बेटा बाकी सारे बच्चे कहाँ पे है, तो चिंटू जाता है और बाकी सारे बच्चों को लेके आता है। उसके बाद इसाबेला वापस से अपने अलार्म में बोलते हैं कि सुनो 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 कुछ बच्चे भाग रहे हैं और ये चीज हो चुकी है। तो सारे के सारे डीमंस अपने अलार्म पे आ जाते हैं और यहाँ पे ये सारे डीमंस बहुत खतरनाक दिखते हैं और ये लोग रेडी होते हैं बच्चों के ऊपर अटैक करने के लिए। मीनवाइल सारे बच्चे वॉल के ऊपर भाग रहे होते हैं और अपने एस्केप को प्लान कर रहे होते हैं। मीनवाइल हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ पे हमारे चश्मिश
गर्ल ने और तो और डॉन भाई ने बहुत प्रैक्टिस की है। डॉन ने लिटरली हफ्ते और हफ्ते स्पेंड किए हैं पत्थर को फेंकते हुए, ताकि वो इतने दूर तक पत्थर फेंक सके और उस पेड़ के पास उस पत्थर को बांध सके और इस रस्सी को यूज करके वो लोग उस साइड पहुंच सके। तभी डॉन ये पत्थर फेंकता है और वो पत्थर परफेक्टली पेड़ के पास जाके अटक जाता है। उसके बाद डॉन एक कपड़ा टांगने वाला हैंगर यूज करता है और उसके साथ जिप लाइन करके नीचे जाता है। इसके बाद सारे के सारे बच्चे रेडी होते हैं यही सेम काम करने के लिए। तभी रे को दिखता है कि इन सारे बच्चों ने पूरे 2 महीने ये सारी चीज की प्रैक्टिस की है। तभी रे को मालूम पड़ता है कि वो कितना गलत था जब उसने बोला था कि ये सब बच्चे इन लोग के लिए यूजलेस होंगे, लेकिन इन सब बच्चों ने अपने आप को प्रूव किया कि ये लोग भी जिंदा रहने के लिए लायक है। इसके बाद यहाँ पे नॉर्मन की आत्मा आती है और वो रे को बोलती है कि देखो रे, तुम कितने गलत थे इन लोग के लिए, देखो ये सारे बच्चे कितना फटाफट यहाँ से भाग रहे हैं और ये सब के सब एकदम एलिट्स बन चुके हैं। मीनवाइल यहाँ पे कुछ बच्चे डर रहे होते हैं भागने के लिए, तो इस चीज का मौके का फायदा उठा के इसाबेल यहाँ पे भाग भाग के आती है और वो वॉल के पास पहुंच जाती है। तभी रे बोलता है कि तुम इस बच्ची को मेरे से बांध दो, ऐसा बोल के उस बच्ची को खुद लेके जाता है। और फिर एंड में बचते हैं एमा और ये 2 लड़के लोग। ये दो लड़के लोग अपने आप को ब्रेव बना के यहाँ से निकलते हैं। उसके बाद सिर्फ एमा यहाँ पे बचती है। तभी हमें दिखाते हैं इसाबेल का बैक स्टोरी की उसने भी एक बार कोशिश करी यहाँ से भागने की, क्योंकि मतलब उसको भी ये सब चीज पहले ही पता चल चुकी थी। उसने लिटरली एक रोप से स्विंग बना के इस वॉल के पास आई थी, लेकिन जैसे वो वॉल के पास पहुंची और उसने इस खाई को देखा तो उसने गिव अप कर दिया था। इसके बाद मॉम यहाँ पे चढ़ जाती है वॉल के ऊपर और वो एमा को देख रही होती है और एमा मॉम को देखती है और ये सीन बहुत ही इंटेंस होता है। उसके बाद एमा मॉम को बोलती है गुड बाय मॉम, आप बहुत अच्छी मॉम थी, ऐसा बोल के वो वहां से जिप लाइन करके निकल लेती है। और इसके बाद ये लोग रस्सी तोड़ देते हैं और सारे के सारे बच्चे यहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद हमें इसाबेल का वापस से बैक स्टोरी दिखाते हैं। इसाबेल अपने बाल को खुलती है और इस सीन में इसाबेल बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है। तभी हमें इसाबेल के बैक स्टोरी में दिखाते हैं कि इसाबेल जब यहाँ पे वॉल के ऊपर चढ़ गई थी और उसे ये बहुत बड़ा सा खाई दिखा था, तब उसने यहाँ पे लिटरली गिव अप कर दिया था। उसी वक्त उसके सामने एक बच्चा बैठा था और वही सेम उसका ललाबाई गा रहा था उसके गिटार के साथ, और तभी इसाबेल को ललाबाई बहुत पसंद आ गई। इसके बाद हमें मालूम पड़ता है कि ये जो लड़का रहता है ये लड़के को असल में अगले दिन शिप किया चाहता है और ये सब देख के इसाबेल का दिल टूट गया था। ये लड़का इसाबेल का सबसे बेस्ट फ्रेंड था। इसके बाद जब इसाबेल की बारी आई तो उसको मौका मिला एक मदर बनने का, तो इसाबेल ने बोला कि वो एक मदर बनेगी और मदर बनने के बाद उसने लिटरली अपने आप को सबसे बेस्ट किया, पढ़ाई में बेस्ट, एकेडमिक्स में बेस्ट, उसके साथ साथ स्पोर्ट्स इवेंट सारी चीजें बेस्ट, और वो सबसे बेस्ट मदर बन गई। और वो एक टाइम के बाद खुद प्रेग्नेंट होकर एक बच्चे को उसने जन्म भी दिया था। ये बच्चा असल में था कोई और नहीं, हमारा रे। क्योंकि ये बात हमें तब रिवील होती है कि एक दिन ऐसी इसाबेल वॉल के पास चल रही थी और वहां पे रे भी खड़ा था और रे वो सेम मेलोडी गा रहा था जो हमारी इसाबेल गा रही थी। तो इसाबेल उससे पूछती है कि तुम्हें ये गाना कहाँ से मालूम पड़ा? तो रे बोलता है कि मॉम आपने मुझे पैदा क्यों किया? तभी इसाबेल बोलती है कि रे मैंने ये इसलिए किया ताकि मैं सर्वाइव कर सकूं और सबसे लंबे टाइम तक जी सकूं। इसके बाद इसाबेल स्माइल करती है और वो रोप को वहां से निकाल के नीचे फेंक देती है ताकि किसी को मालूम न पड़े कि बच्चे कैसे भागे हैं। तब वो बोलती है कि मेरे बच्चों प्लीज तुम लोग सेफ रहना और सर्वाइव करना, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग एक अच्छी जिंदगी जी पाओ और इस दुनिया से बच के निकल पाओ। उसके बाद हमारी इसाबेल जाती है पेड़ के नीचे बैठती है और सब बच्चों को सुलाती है और यहाँ पे जाने के बाद वो उस चिंटू को बोलते हैं कि चिंटू वो लोग अच्छे से भाग गए, तुम टेंशन मत लो। इस सीन में इसाबेल बहुत ही ज्यादा क्यूट दिखती है। इसके बाद सारे के सारे बच्चे यहाँ से भाग के जाते हैं और वो लोग पहुंच जाते हैं जंगल के एक दूसरे तरफ। तभी एक नई सुबह शुरू होती है और अब इनके लाइफ में आगे क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपको ये जानना है तो प्लीज आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि इसके पार्ट 2 को मैं बहुत जल्दी कवर करने वाला हूँ। आप लोग इस वीडियो का लाइक गोल कंप्लीट कर दीजिए, जो कि है बहुत ही ज्यादा सिंपल सा लाइक गोल। इसको आप कंप्लीट कर दो तो आपको नेक्स्ट पार्ट फटाक से मिल जाएगा। वेल आज से मेरे तरफ से बस इतना ही। अगर आपको वीडियो मजा आया तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। मेरा नाम है साजवेद और बात करूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।